बिल्कुल हाई रखना है। और देखते ही देखते यार ये महीना ख़त्म, आज लास्ट डेट है, कल से एक नए महीने की आप लोग शुरुआत करोगे। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये महीना कैसा रहा आप लोगों का, जैसा आप लोगों ने डिसाइड किया था वैसा रहा या फिर उसमें कुछ कमी रही, और अगर वो कमी जो भी आप लोगों को देखने को मिली है वो कौन सी कमी है जो कि अगले महीने में आप लोग इम्प्रूव करना चाहेंगे, ये ज़रूर बताना। एक और छोटी सी बात बोलूँगा यार यहाँ पर कि अगला महीना जो आप लोगों का कल से स्टार्ट होगा, एक छोटा सा काम कर लेना कि उस महीने के लिए थोड़ा सा एक रफ सा एक आइडिया रख लेना कि क्या क्या आप लोग कंप्लीट करने वाले हो। क्योंकि जब माइंड में एक पिक्चर रहती है ना कि ये चीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो फिर आप लोग उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस साल का आखिरी महीना है। पूरी ज़िंदगी में ये साल का ये महीना या ये जो दिन बचे हुए हैं कभी रिपीट नहीं होने वाले हैं। ये चला गया 2022 तो चला गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आएंगे। तो जो टाइम हाथ में है ना उसको कोशिश करना यार इस तरीके से यूटिलाइज करना अब एक महीने को, ताकि 2022 के अंदर में कोई भी गम रह गया हो तो वो गम यहीं पर ही रह जाए। आप लोग सही से अपने टाइम को यूटिलाइज करके चलो, ठीक है। तो ये तो थी कुछ अच्छी बातें। बाकी बात करते हैं डिसिप्लिन टेस्ट के बारे में, जो मुझे लग रहा है कई सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। डिसिप्लिन टेस्ट आप लोगों का 5 क्वेश्चन का होता है। 5 क्वेश्चन में से कितने आते हैं आप लोग बताया करो। एक क्वेश्चन है कि किस जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था क्या उसी टाइम पर आप लोग उठे हो, अगर हाँ तो 1 नंबर देना अपने आप को। और मैं ये मानता हूँ कि आप लोग अपने साथ में चीटिंग नहीं करोगे। अगर अपने साथ में भी चीटिंग करनी स्टार्ट कर दोगे ना यार, तो फिर ये कोई भी आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए वो आप लोगों को सुधार नहीं सकता। रोनाल्डो भी आके बोले ना कि मेरे साथ रहने लगो, डिसिप्लिन में आ जाओगे, तो अभी डिसिप्लिन में नहीं आओगे। तो अपने साथ में चीटिंग मत करना, ठीक है। दूसरा, टाइम से उठने के बाद में पानी पिया, चाहे सा भी सूटेबल लगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी। तीसरा, शेड्यूल बना लिया है आज का, कैसे आज का दिन आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो। चौथा, क्या वीडियो आप लोग एग्जैक्ट टाइम पर देख रहे हो जिस टाइम पर अपलोड की गई है। और पांचवा, जो कि आप लोगों को 1 नंबर तो देखा जाएगा, मैं नहीं चाहता आप लोगों के 0 नंबर है, ठीक है, कि वीडियो जो है वो आप लोगों ने लाइक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फीडबैक होता है एक तरीके का ये, तो ये भी काम आप लोगों को जरूर करना है। और मैं छोटा सा काम और दूंगा जो कि आज होमवर्क है, ये महीने का एक ओवरव्यू बना लेना कि इस महीने में क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हो और क्या क्या आप लोग रिविज़न करने वाले हो। और कई सारे बच्चे जो हैं उनके पेपर भी आ रहे हैं अभी, कई सारे, जैसे कि बहुत सारे फॉर्म आप लोग भरते हो, जैसे स्टेट पीसीएस का, एसएससी का, बैंकिंग का। तो जो भी पेपर आप लोग दे रहे हो साथ साथ में, उसके लिए ऑल द बेस्ट। पर लेकिन अपना टारगेट मत भूलना, जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो आप लोगों की आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। उसमें कोई भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है कि नहीं। और जो वीडियो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई, आप में से ही एक एसएलवी फैमिली मेम्बर के द्वारा शेयर की गई थी। कोई भी अगर वीडियो आप लोगों को लगती है कि वो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए, तो उसको आप लोग जरूर शेयर करा करो। बड़ा ही प्यारा आज का ये डिस्कशन होगा, जिसको हम लोग INA बोलते हैं, और प्यार से इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं। करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन कवर करता हूँ, और उसी के साथ में आप लोगों की MCQ प्रैक्टिस होती है, और प्लस आंसर राइटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलता है। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, इसीलिए इसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। आप लोगों की लाइफ को बैलेंस रखने का काम करती है। मॉर्निंग में इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोग एक साथ में कवर कर लोगे तो सोचो पूरे दिन कितना अच्छा फील होगा कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर बाई चांस कुछ और करने का टाइम भी नहीं मिला तो फिर भी बहुत कुछ आप लोगों का कवर हो जाता है। पर लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस यही कवर करके छोड़ना है, क्योंकि वो सही चीज़ नहीं है। तो ये डे के स्टार्टिंग में जब कवर कर लोगे तो कॉन्फिडेंस में आओगे और अच्छे से काम करोगे। और जैसे ना यहाँ पे देखो बिल्ली पढ़ रही है, ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को चीज़ों को ढंग से लेकर चलना है, और यही चीज़ें आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगी जब आप लोग अपने शेड्यूल को फॉलो अच्छे से करोगे। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना यार लाइफ में, जिसने ला दिया ना भाई साहब, उसके ना ये समझो कि ज़िंदगी बदल गई। और जो नहीं लाया क्या और आलस में पड़ा हुआ है, तो उसकी जो जैसी ज़िंदगी है उससे भी घटकर और रद्दी और बर्बाद होने वाली है। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कैसी ज़िंदगी आप लोगों को चाहिए। जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बोली हैं विद 3 सिंपल प्रिंसिपल में यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, अगर आप लोगों को जो चाहिए उसके लिए आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इफ़ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर हैव इट। आप लोग कभी वो मिल ही नहीं सकती चीज़ें। सेम बात बोलिए यहाँ पर, इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर तो इज़ ऑलवेज नो। अगर आप लोग पूछोगे ही नहीं तो फिर तो वही है कि सामने वाले ने ट्राई नहीं किया। और वो नहीं कहते कि कोशिश करने वाले को, जो ना कोशिश करने वाले को इतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। इफ़ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड यू आर ऑलवेज इन द सेम प्लेस। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की बॉडी जो है बन जाए,
तो कभी भी वो भाई साहब सोए सोए नहीं बनेगी, उसके लिए उठकर आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी बॉडी बनेगी। और बॉडी एक दिन में नहीं बनती है, इसीलिए आंसर राइटिंग भी एक दिन में नहीं होती है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है। बोला था ना, एक टेलीग्राम के ऊपर वीडियो शेयर की थी। वीडियो कौन सी है? माई वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। 2016 में जब फर्स्ट लेक्चर मैंने यूट्यूब के ऊपर लिया और फिर आज के जो लेक्चर है उसमें आप लोग कंपेयर करके देखना, आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से लाइफ में चेंज होना स्टार्ट होता है। और जो वो वीडियो मैंने बोला था ना, फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, वो आप लोगों ने देखना तो आप लोगों को पता चलेगा कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। और ये तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो लाइव आप लोगों को दिख रहा है मेरा, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो कुछ भी हो जिंदगी में, चीज़ों को आगे लेके बढ़ने के लिए हिम्मत तो यार दिखानी पड़ेगी। और ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो आप लोगों को ये हिम्मत देती है। इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही है, नाम बताइए जरा इनका। ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको भारत रत्न मिला है और ये भारत के नहीं है, समझा? तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो बताइए कौन है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। इंपॉर्टेंट डे है आज 30 नवंबर। आज का डे जो है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वेलफेयर। तो जो केमिकल जो वारफेयर है, वेलफेयर नहीं वारफेयर, यानी कि जो केमिकल को लेकर जो भी लड़ाई होती है ना, कि देखो कई बार की केमिकल गैस छोड़ दी गई, वहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली गई। अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हैं तो सीरिया वाला आर्टिकल मैंने बहुत बार डिस्कस किया था। तो सीरिया वाले में ये बात की जाती थी कि कई बार यहाँ पर कि जो असद हैं उनके द्वारा, जो कि वहाँ के लीडर हैं प्रेसिडेंट, कि सीरिया के अंदर में कई बार उनके द्वारा जहरीली गैसें यूज़ की गई अपने अपोनेंट को सप्रेस करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी बताया जाता है कई बार इसको इस्तेमाल किया गया। पर लेकिन आज की डेट में इसको इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, क्योंकि केमिकल वेपन जो है वो डिस्ट्रक्शन इतना खतरनाक करते हैं कि इंसानों को ख़त्म करते चले जाते हैं और किसी चीज़ को टच नहीं करते। तो केमिकल वेपन इंसान, जानवर, जो जीव जंतु है, जीव को ख़त्म करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो इसको रोकने की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं रुकेगा तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। कुछ देखिए ऐसी सिचुएशन रहती है, जो भी यहाँ पर ये वेपन यूज़ करता है वो तो सेफ रहता है, पर लेकिन बाकी का जो भी चीज़ें रहती हैं वो सारी बर्बाद होती चली जाती हैं। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जब इंटरनेशनल लेवल पर बातें की जाती हैं तो ये वास्तव में ही पहले इस्तेमाल हो चुके हैं, इसलिए डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि उसके बारे में रिकॉल किया जा सके लोगों को और आगे से कोई ऐसी हरकत देखने को न मिले। ओके, और फिर से बोलूँगा, PDF जो है उसको आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिया करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाती है। तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेक्चर को बस शांति में सुनना है आप लोगों को और कुछ नहीं, बस शांति में सुनते हुए चलो आप, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानने के बाद में आप लोगों को नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जो वो नया ज्ञान होगा उसमें करंट भी होगा और स्टैटिक भी होगा। इसी के साथ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी जो कि समझने के बाद में दूसरे टॉपिक भी आप लोगों के क्लियर होंगे ज्योग्राफी के अंदर में। इसी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी दूंगा, जो कि ऑलरेडी इन पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। वैसे तो ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ में कवर किया गया, पर लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि जिसके ऊपर कई सारे सिस्टमेटिक आर्टिकल्स जो हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में भी लिखे जाते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्रायोस्फीयर लॉस, यानी कि ये घट रहा है। आखिर क्या है क्रायोस्फीयर, और ये क्रायोस्फीयर का क्या रिलेशन है सी के साथ में, यानी कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, क्रायोस्फीयर घट रहा है, क्या है मतलब इनकी केमिस्ट्री, यानी कि तुम घट रहे हो हम बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या चल रहा है भाई साहब कि अपनी जान देकर वो इसको बढ़ा रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा ये टॉपिक रहने वाला है। डायरेक्ट इस टॉपिक को आप लोग GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के साथ तो कवर कर ही सकते हैं। GS पेपर 1 जो कि ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, वहाँ पे भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है उसको कवर करूँगा ताकि पूरे टॉपिक को आप लोग फिर अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? बात की जा रही है क्रायोस्फीयर के बारे में। तो ये जो क्रायोस्फीयर है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर अगर पूछे क्रायोस्फीयर है क्या, तो क्रायोस्फीयर जो है वो जो अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है, उसका एक जो सिस्टम है, उसके उस सिस्टम का पार्ट है। यानी कि उस सिस्टम का पार्ट कैसे है
क्योंकि उसमें आप लोगों को एक पर्टिकुलर कहीं सॉलिड देखने को मिलेगा बर्फ, जो कि आप लोग सॉलिड प्रेसिपिटेशन बोलते हो, नहीं एक तरीके से बारिश हो रही है बर्फ की, वो भी सी के अंदर आता है। आप लोगों को कहीं स्नो या फिर कहीं सी के ऊपर यानी कि समुद्र के ऊपर बर्फ जमा हुआ, वो भी यहीं पर आता है। कोई लेक या रिवर के ऊपर बर्फ जमा हुआ, वो भी इसके अंदर आता है। आइसबर्ग हो गए, ग्लेशियर हो गया, आइस कैप हो गया, ये परमाफ्रॉस्ट हो गया। फिर जो सीजनली जो जमी रहती है बर्फ, या वो हो गई। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जहां जहां भी जिस जिस तरीके से भी बर्फ जमी हुई है, उस पर्टिकुलर जो सबको अगर आप लोग एक कॉमन नाम से अगर पुकारोगे तो उसको आप लोग बेसिकली क्रायोस्फीयर का नाम दे देते हो। परमाफ्रॉस्ट तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मिट्टी जम गई है, पर लेकिन नीचे वो बर्फ है, अभी भी सॉलिड ठोस है। अगर कल को बेसिकली गर्मी पड़े तो पिघल सकता है वो, और वो मिट्टी जो है नीचे धंस सकती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें आती हैं किसके कैटेगरी में, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर ऐसा नहीं है कुछ जोड़ के बनाया गया है, क्रायो को अलग कर देते हैं और स्फीयर को अलग कर देते हैं, कुछ तो है इसके अंदर में। तो याद रखिएगा, ग्रीक शब्द जो क्रायो उसको बोलते हैं बेसिकली के से, KRYOS, ठीक है। तो क्रायोज का मतलब होता है फ्रोस्ट, यानी कि आइस, कोल्ड एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। और जो स्पेयर बेसिकली यूज किया जा रहा है जो अर्थ के ऊपर जो चीज है उसके बारे में, तो क्रायोस्फीयर यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसा बर्फ का जो एक जमा हुआ पार्ट जो कि पृथ्वी के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, अब यहां पर आप लोग समझिए कि क्रायोस्फीयर जैसे जैसे पिघलेगा, यानी कि कहीं पर बर्फ है अगर पहाड़ के ऊपर, अब वो बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गया। बर्फ पिघलेगा तो पानी कहां पर जाएगा, पानी जाएगा समुद्र के अंदर में। और समुद्र के अंदर में जैसे जैसे पानी जाएगा क्या होगा, पानी का लेवल जो है बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बर्फ पिघलकर समुद्र के अंदर आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब इससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, अब वो समझिए आप लोग। जैसे कि हमारी कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करें, ये है अपनी प्यारी कंट्री का कोस्टल एरिया। तो ये जो कोस्टल एरिया की लेंथ कितनी है ये आप लोगों को बतानी है। इसके अंदर टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं ये बताना है। दोनों क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं, पता होना चाहिए आप लोगों को। देखता हूं कौन कौन बताता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह कि जैसे जैसे समुद्र यानी कि ओशन का लेवल बढ़ता है, कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, या फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार में कोई लोग रहते हैं, या फिर यहाँ पर इंडोनेशिया या इन सब देशों में कोई लोग रहते हैं, या फिर यहाँ पर आप लोग कोस्टल एरिया, कहीं पर भी जहाँ जहाँ कोस्टल एरिया है उन लोगों को पसीना छूटना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, पानी बढ़ रहा है लेवल, तो उनका एरिया जो है वो नीचे डूबना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इसीलिए कई सारे लोग जो हैं वो अपने एरिया को छोड़कर जो डूबता जा रहा है किसी ऐसे स्टेबल एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो अपनी जिंदगी को शांति में जी सके। तो इसी के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में इस टॉपिक को लेकर बात की जा रही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी पृथ्वी के ऊपर बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो कि हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ईंधन जलाकर हम लोग अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उससे CO2 निकल रही है, और काफ़ी लार्ज स्केल पर फिलहाल तो CH4 यानी कि मेथेन भी निकलती हुई नजर आ रही है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मेथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 80 गुना ज़्यादा गर्म है। तो कितनी खतरनाक ये माहौल क्रिएट कर सकती है अगर सारा बर्फ पिघलता है, तो कितना ओशन का लेवल बढ़ सकता है, कितने लार्ज स्केल पर पृथ्वी पर त्राहिमाम फैल सकता है, उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो बात की जा रही है उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक पर्टिकुलर जो सिस्टम है जो कि यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखे हुए है उसके बारे में मैं अब आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली हुआ क्या, कॉन्फ्रेंस ओ पार्टी जो कि 27 अभी आप लोग को कहाँ पर देखने को मिली, इजिप्ट में। कौन सी सिटी में है वो लिख दो, याद हो जाएगा आप लोगों को एक बार और। ये इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप बना जिसमें 18 देश एक साथ में आए, और उन्होंने बोला कि क्रायोस्फीयर के पिघलने की वजह से जो सी लेवल बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उस ग्रुप का नाम रखा गया AMI, एमी। तो अगर आप लोगों से पूछ ले एमी क्या है, तो एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस। तो इसके ऊपर वो काम करेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, ताकि सिचुएशन को जो है वो संभाला जा सके। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पर ये बनाया गया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुआ अभी यहाँ पर 18 देशों के द्वारा मिलकर ये ग्रुप बनाया गया। तो न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि 18 कंट्री इस पर्टिकुलर मुद्दे पर एक साथ आए कि सी का लेवल जो बढ़ रहा है यार उसको कंट्रोल करना है, वरना आने वाले टाइम में जो जाने वाली जनरेशन है उसको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, क्या हमारा देश जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर है जो कि एमी ग्रुप मैंने बोला गया है? कॉमन सेंस है, आप लोग सोच के बताना।
मैंने अभी बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप लोग कोयला जलाओगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर हमारा देश इसमें हो गया तो हमारी टांग खींचते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो इसके चलते हमारा देश जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये क्रायोस्फीयर यानी कि ये जो बर्फ़ जो भी लॉस हुआ है या फिर जो भी ऑलरेडी जो कंडीशन खराब हो चुकी हैं ग्लोबल लेवल पर, अर्थ के ऊपर जो भी आज की डेट में जो चेंजेस हुए हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और उसी के चलते अर्जेंट कंसर्न है, यानी कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है कि ये जो चीज़ें पिघल रही हैं इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पर जो आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छी क्लैरिटी देगा वो होगा। ये तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 70% जो अर्थ का फ्रेश वाटर है वो स्नो यानी कि बर्फ़ या फिर जो आइस होता है यानी कि उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि बर्फ़ ही बोलिए बेसिकली, उसमें आप लोगों को ये आज की डेट में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ये पिघल जाता है तो आने वाले टाइम पे फ्रेश वाटर जिनको आप लोग एवरग्रीन रिवर बोलते हैं वो आप लोगों की ग्लेशियर से निकल कर आती है। जैसे गंगा हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये एवरग्रीन रिवर है, मॉनसून की रिवर नहीं है कि मॉनसून आएगा तो ये रिवर आगे चलेंगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं अगर ये ख़त्म हो जाता है। क्रायोस्फीयर आखिर इतना सीरियस है, इसके बारे में इतनी बात करनी चाहिए यार हम लोगों को। जी हाँ, वो कैसे, मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कई सारे एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट हैं वो जानने को मिलेंगे, जैसे कि एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो जो होता है वो होता है कि जो भी सूरज की जो किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं उनका रिफ्लेक्शन कितना है। अगर रिफ्लेक्शन हाई है तो एल्बिडो हाई देखने को मिलेगा और रिफ्लेक्शन कम है तो एल्बिडो कम देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे बर्फ के ऊपर जो कि सफ़ेद होता है, अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो उनको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं ना सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहना करो। रीज़न क्या है? वो लाइट को, सूरज की जो गर्मी होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसकी वजह से आप लोगों को गर्मी कम लगती है। पर काले कपड़े पहनोगे तो आप लोग जो है अंधेरा कायम तमराज खलीज बन जाओगे, यानी कि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू वाइट कपड़े के। तो अगर जहाँ जहाँ पर भी बर्फ़ है पृथ्वी के ऊपर वो सारी की सारी बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है तो मिट्टी और पर्वत निकल कर वहाँ पर सामने आएंगे। और मिट्टी और पर्वत जो है उनकी जो एल्बिडो है यानी कि रिफ्लेक्शन की पावर जो है वो काफ़ी कम होती है। तो जैसे जैसे ये पिघलते जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पर कल को अगर पर्वत आ गया तो वहाँ पर जितनी लाइट पड़ेगी वो उसको एब्जॉर्व कर लेगा और ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा पिघलेगी, और ज़्यादा पिघलेगी, और ज़्यादा पानी नीचे आएगा, और ज़्यादा पानी नीचे आएगा तो और ज़्यादा फिर सूरज की किरणें पड़ेंगी और ज़्यादा गर्म होगा। तो ये एक साइकिल बन जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर सारा बर्फ पिघल जाए तो ये जो हमारा प्लानट है ना उसकी खस्ता हालत कर देगा भाई साहब। सूरज इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और सारा का सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एंटायर प्लानट जो है उस पर एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को अपनी हरकतें कंट्रोल करना जरूरी है, कूल रखना जरूरी है। हीट जितना हो रहा है वो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है वो देखा। तो एब्सेंस ऑफ स्नो और इसकी वजह से यहाँ पर क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी, वहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। फीडबैक लूप, जैसे कि मेल्टिंग अगर आइस हो रही है, ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है, सो आइस रिलीज, जो हीट निकलेगी वहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर भी, और उसकी वजह से क्योंकि जो बर्फ होता है वो पिघलने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली एक पानी है। आप लोगों ने अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, अक्सर बोलते हैं कि बर्फ जो होता है वो कहने के लिए ठंडा होता है पर इनडायरेक्ट वे में गर्म होता है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्या होती हैं, आइस जो होती है आइस जो होती है वो रिलीज करती है हीट टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जब ठंडी होती है तो एटमॉस्फेयर में वो हीट रिलीज करती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। एक खतरनाक चीज़ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट का मतलब समझते हो आप लोग जाकर एक बार सर्च करना और आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे मिट्टी है, ऊपर मिट्टी की लेयर जम गई है और नीचे जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। अब तक भी ऊपर मिट्टी जम गई है पर बर्फ़ जमी है, पर लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ती है किसी एरिया में तो वहाँ से वो बर्फ़ पिघल कर रिसना स्टार्ट हो जाती है और ये मिट्टी जो है वो नीचे धंस जाती है। तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो परमाफ्रोस्ट जो है उसके अंदर अगर वो पिघलना स्टार्ट हो गया तो मीथेन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ से और लार्ज स्केल पर गर्मी निकलेगी और लार्ज स्केल पर ये गर्मी जो है वो पृथ्वी को एक आग का गोला बना देगी। तो परमाफ्रोस्ट बोला जा रहा है कि 1400 से लेकर 1600 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर समाई हुई है। सोचो वो सारी की सारी बाहर आएगी तो हमारे सारे जो यहाँ पर एफर्ट हैं पृथ्वी के ऊपर वो धरे के धरे रहने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
मेल्टिंग ऑफ क्रायोस्फीयर अगर बात करें, ये बात की जा रही है कि एनी चेंज इन द वाटर साइकिल अफेक्ट द ग्लोबल एनर्जी और हीट बजट, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट डालेगी। मतलब क्या है इसका, आप लोग ये सोचिए, आप लोग के घर में कोई इंसान कमाने वाला है, और वो इंसान जो कमाने वाला है वो एक पर्टिकुलर सैलरी आप लोग के घर में लेकर आता है महीने की 70,000 रुपये। उस 70,000 रुपये में आप लोगों का घर चलता है। उस 70,000 रुपये में टोटल मिला के घर में मान लीजिए 10 लोग हैं। ये जो 10 लोग हैं, इनमें से कुछ बच्चे होंगे जिनकी स्कूल की पढ़ाई जाती होगी, कुछ बुजुर्ग होंगे जिनकी बीमारी है, उनका इलाज होता होगा, घर का राशन पानी, बिजली, दूध, पानी, सारा खर्चा हो सकता है कि घर रेंट पे ले रखा हो तो उसका किराया, बचने के बाद में जो है कुछ पैसा बच जाता है। तो यानी कि जो खर्चा किया और जो बच गया, उन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो वो एक सैलरी के बराबर होगा, जो कि 70,000 रुपये सैलरी थी। आप लोगों को यहाँ पर बैलेंस बनाना जरूरी है। या तो आप लोग अपने खर्चे कम करो या फिर कमाना ज़्यादा करो, तो ही आप लोग बैलेंस बना पाओगे चीज़ों के अंदर में। तो हीट का भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जब वहाँ पर सूरज की रोशनी है, वो 70,000 सैलरी है जो कि आनी ही आनी है एक महीने में। पर लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर जो सैलरी आ रही है, जो धूप आ रही है, कितनी उसमें से खर्च कर ले रहे हो, एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, और कितनी रिफ्लेक्ट कर दे रहे हो, सेव कर ले रहे हो, वो देखने को मिलेगा। उसी के बेस पर आप लोगों का जो धरती का हीट बजट है वो डिसाइड होगा। और अगर धरती पर हीट बढ़ना ज़्यादा स्टार्ट होगी तो जियोग्राफी की एनसीईआरटीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर्टिकुलर क्रॉप यानी कि जो फसल होती है उसको उगाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो टेम्परेचर नहीं मिलता है तो उसकी पैदावार जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर घटती हुई नजर आती है। तो सोचो, फूड इनसिक्योरिटी भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे, अगर ये फंडा इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके देखोगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा पृथ्वी का गोला है ना, ये जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के ऊपर सारी चीज़ एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ये बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है जैसे मैं आप लोगों के साथ में और आप लोग मेरे साथ में। यानी कि एक दूसरे के बिना बेसिकली चीज़ें जो हैं नहीं चल पाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी पर अगर हम लोग बैलेंस को इधर उधर करेंगे तो फिर भाई साहब पृथ्वी का गुस्सा आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके की एक्टिविटीज़ में। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या ये टॉपिक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इतना डिटेल में बताना जरूरी था ये टॉपिक? जी हाँ, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। बता दिया सारी चीजें, एक एक पॉइंट बता दिया। एक प्यारा सा आंसर अब आप लोग यहाँ पर इसका लिख सकते हैं, है कि नहीं? अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, सारी चीजें आप लोगों को बता दी यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन 2017 में डायरेक्ट है इसी टॉपिक से। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 2021 में भी, कि कैसे जो मेल्टिंग होती है यहाँ पर आर्टिक, जो आज में ग्लेशियर ऑफ द अंटार्कटिका, ये अफेक्ट करती हैं वेदर पैटर्न और ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। एक्सप्लेन करना है इसको। यानी कि 17 में पूछा और फिर 4 साल यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो 21 में पूछ लिया आप लोगों से। तो ये समझ सकते हैं कि टॉपिक को अगर एक बार तैयार कर लो तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ढंग से तैयार कर लो। चलिए आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज भी चेक कर लेता हूँ कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये आर्टिकल सुना है। बात की जा रही है क्रायोस्फीयर के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया है कि क्रायोस्फीयर जो है वो पार्ट है ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, जो इंक्लूड करता है सॉलिड प्रेसिपिटेशन, जो भी यहाँ पर बारिश पड़ती है, बर्फ, ये सारी बर्फ के सिले जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, ये सारा इसके अंदर आता है। फ्रोजन वोजन सब कुछ जो जमीन के ऊपर बर्फ होता है, बेसिकली एक पूरा टॉपिक है ये क्रायोस्फीयर अगर आप लोगों से बोला जाए, ठीक है। दूसरा बोला गया कि टर्म क्रायोस्फीयर ये ओरिजिन है लेटिन वर्ड जिसका नाम है क्रायोज, जिसका मतलब फ्रोस्ट या फिर आइस कोल्ड। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है ओनली 1, बी में बोला गया है ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो अगर ढंग से आप लोगों ने सुना होगा तो आंसर आप लोग दोगे। बहुत ही डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन किया है कि ये जो शब्द है ये लैटिन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया भी था। ये देखिए, ये ग्रीक वर्ड है। और ये और याद रखेगा, आगे डेटा ये भी दिया जा सकता है कि अप्रोक्सीमेट कितने प्रतिशत जो फ्रेश वाटर है वो स्नो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 70%। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के लिए, फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक? टॉपिक के बारे में है नहीं बोला था मैंने, करंट का पता हो गया क्यों बना एक ग्रुप जिसका नाम है एमी। उसके बाद में क्रायोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया डिटेल में, किस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में आप लोग कनेक्ट करके इसको देख सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, सारी बातें आप लोगों को बता दी। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो एल्बिडो और परमाफ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता चल गया। इसी से यहाँ पर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन पूछ लिए, और इसी से आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी बन गया। तो इसको कहते हैं 360 डिग्री पोस्टमार्टम करना किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। इस तरीके से तैयार करो तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बताना और फीडबैक दे देना कि हाँ कैसा लगा ये टॉपिक। अगर कोई डाउट हो तो उसे पूछ लिया करो, ओके।
अब यहाँ पर मुझे बस 2 मिनट देना, एक ऐसी बात आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा जो कि बहुत सारे बेसिकली एसएलवी फैमिली मेम्बर को भी, और या फिर आप लोग जिसके साथ में भी चाहे इसको शेयर कर सकते हैं अगर वो ये प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। आप लोग में से कितने सारे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखना, और जो नहीं जाते हैं वो नो लिखना। तो जो लाइब्रेरी जाते हैं पहले उसके बारे में मुझे आप लोगों से थोड़ी बात करनी है। देखिए, जब आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो आप लोग एक डिफाइंड टाइम के लिए जाते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अगर उसमें से आप लोग आधा टाइम जो है वहाँ पर बाहर गए पानी पीने के लिए, या फिर कुछ थोड़ा बहुत नहीं, एक तरीके से बैठे बैठे थक गए, तो कई बार आप लोग बाहर जाके गप्पे फेंकने लगते हो। तो वहाँ पर पता चला लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं 4 घंटे, 8 घंटे के लिए गए थे, 4 घंटे बाहर मतलब डिस्कशन ही चल रहा है। बिल्कुल घटिया तरीका है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो उससे बचो जितना ज़्यादा हो सके। कोशिश करो कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन करो जहाँ पे आप लोगों के दोस्त ना हो, और अगर दोस्त भी उसी लाइब्रेरी में है तो दूसरा अल्टरनेटिव है कि अपना टाइम चेंज कर दो। और अगर टाइम भी चेंज नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी दोस्त नहीं है जो हमेशा आप लोगों के साथ में रहने वाला है। आप लोगों को अपने साथ में हमेशा रहना है। आप लोग खुद बताओ, आप लोग 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़कर आए हो ना, यहाँ से 12th 11th में पढ़े हो, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने फोकस किया कभी कि 10वीं के कितने ऐसे दोस्त थे, 10वीं 11वीं 12वीं के, जो आज की डेट में भी आप लोगों के साथ में हैं? और क्लास में कितने बच्चे थे, उनमें से कितने आपके दोस्त थे, और वो कितने आपके साथ में हैं? मुझे लगता होगा शायद ही कोई होगा, इक्का दुक्का मुश्किल से, ठीक है। और वो भी अपनी ज़िंदगी में बिजी होगा। ग्रेजुएशन में से कितने दोस्त आप लोगों के साथ में हैं? मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, 5 साल बाद जब अपनी लाइफ में आप लोग कहीं पे खड़े होंगे ना, इनमें से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपका सही में आपके साथ चल रहा होगा, और वो भी इतना बिजी होगा अपनी ज़िंदगी में कि उसके पास में आप लोगों के लिए टाइम ही नहीं होगा। कई बार तो आप प्रॉब्लम में भी होगे तब भी टाइम नहीं होगा। तो कुछ ऐसे लोगों को कंफर्टेबल फील कराना कि आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, और लाइब्रेरी में जाने के बाद में वो आप लोग कह रहे हैं बाहर चलो, और आप लोग नहीं जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप लोग कुछ बोलने लग जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हो ही नहीं सकते यार। सबसे पहले तो उनको छोड़ देना है आप लोग को, बुरा मानेंगे मानने दो। कोई भी यहाँ पर ना तो साथ में आया है ना साथ में जाएगा। अकेला ही इंसान पैदा होता है माँ के पेट से, और मरता भी अकेला ही है, ये बात लिख लो। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि आप लोगों के टारगेट में सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको वहीं पर ही छोड़ दो। ये मत सोचो कि ये क्या सोचेगा ज़िंदगी में, उसको सोचने दो जो भी सोच रहा है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, सबसे पहले जो भी फोटोज़ के पास में कोई पुरानी पड़ी होगी ना, वही सोशल मीडिया पर अपडेट करेगा, देख मेरा दोस्त उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप लोग किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यहाँ पर जा रहे हो, बस उसी के ऊपर फोकस देना है। यार दोस्त को साइड में रख दो, कहीं नहीं भाग रहे हैं, सारे यहीं के ही रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। दूसरा, अगर घर पे टाइम मिलता है, अगर घर पे सही माहौल मिल जाता है तो घर पे बैठ के पढ़ाई पढ़ो। लाइब्रेरी अगर दूसरी ज्वाइन कर सकते हो तो दूसरी ज्वाइन करो, नहीं कर सकते हो तो टाइम चेंज करो। टाइम चेंज नहीं कर सकते हो तो बात करनी छोड़ दो। कुछ भी बोले वो तुम्हारे बारे में घटिया अच्छा बात है, कुछ मत उनको माइंड में रखो, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कुछ दिनों बाद सारी चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। पर लेकिन ये आसान नहीं है इग्नोर करना, तो इग्नोर करना भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। घर वाले आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, कई बार ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है, पर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अपना टारगेट फॉलो करना है। जिस दिन टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन घर वाले भी सबसे पहले बोलेंगे हमारा बच्चा है। तो सक्सेस अगर आप लोग हो जाएंगे तो फिर हर एक इंसान आपका दोस्त है, और सक्सेस नहीं होंगे तो हर एक इंसान आपका दुश्मन है। घर वाले भी ताने देने स्टार्ट कर देंगे यार आप लोग कुछ दिनों में कि हाँ पढ़ा हुआ है, खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लड़की चलो शादी कर देते हैं, बहुत हो गई पढ़ाई, इसके बस की कुछ नहीं है। ये रियलिटी है, और उनकी भी गलती नहीं है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके साथ में ऐसा नहीं है, ऐसे उनके साथ भी ऐसी हुआ है सोसाइटी में। वो सोसाइटी का पार्ट है, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, ये एक सिस्टम का पार्ट है जो आप लोगों के साथ में चलता आ रहा है। तो उनकी गलती नहीं है इसमें, उनके साथ में जैसा हुआ वो आप लोगों के साथ में कर रहे हैं। पर लेकिन आप लोगों को अपना पैटर्न चेंज करना है कि ताकि आप लोग अपने बच्चों के साथ में ऐसा ना करो, तो आप लोग अपना टारगेट अचीव करना है। तो टारगेट फोकस करो। घर वालों ने 1 साल दिया है तो पूरा जी जान लगा दो। अगर कुछ सिलेक्शन होगा तो वो आप लोगों का आगे भी टाइम देंगे आप लोगों को, पर अगर कुछ सिलेक्शन नहीं होगा तो वो भी उनको भारी पड़ जाएगा कि ये 1 साल भी गलत दे दिया है। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये एसएलवी फैमिली मेम्बर है, इन्होंने ये बात पूछी थी, तो मुझे लगा थोड़ा सा डिटेल में बातें कर लूँ इसके बारे में, ताकि आप लोग अपने आप को मैनेज करना कम से कम सीख जाओ। तो ये ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार दोस्तों को ठंडे बस्ते में डाल दो, कहीं नहीं जाने वाले हैं साथ, ट्रेनिंग पे भी अकेले ही जाओगे, ठीक है। और वो दोस्तों को बताते रहेंगे मेरा दोस्त पता ना ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, देहरादून में। तो समझ लेना आप लोग यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। देहरादून बोल रहा हूँ, सॉरी, मसूरी में ठीक है। तो मसूरी जाना है अकेले, पैदा भी अकेले हुए और धरती में से अकेले जाना है। तो दोस्तों को साइड में रखो,
अपने ऊपर पूरा फोकस डाल दो। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो बताना। वैसे ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हर टॉपिक के ऊपर ये लिख दिया करो कहाँ से उसको लिया गया है। जो छोटी न्यूज़ होती हैं उनमें भी कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये लिख दिया करो। आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें रियलिटी में इंपॉर्टेंट है, रियली में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ओलंपिक स्टार्ट हो गई किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, आप लोगों को लगता है कि वो न्यूज़ हिंदू छोड़ देगा, या वो न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस छोड़ देगा, वो न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो छोड़ देगा, या न्यूज़ पीआईबी नहीं कवर करेगा? जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो सारे सोर्स उसको कवर करते हैं। तो सोर्स से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, कि उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग स्टैटिक पोर्शन बोलते हैं वो आप लोगों को कवर होना चाहिए। उससे क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं वो पता होना चाहिए। और इसी के साथ में कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग वहां पर उसको बता सकें। कहीं डिबेट डिस्कशन में खड़े हो गए किसी के साथ में आप लोग डिस्कस कर सकें, या फिर आप लोग ये बोलेंगे कि ये आर्टिकल तो मैंने द हिंदू में पढ़ा था, हाँ वहां से ये इन्फॉर्मेशन उठा के लेकर आया हूँ। आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मान लीजिए आप लोग बोलें किसी पर्टिकुलर अगर कोई वर्ड है जैसे कि एप्पल, ठीक है, एप्पल आप लोग हिंदी में उसको सेब लिखोगे, तो जो सेब लिखोगे ना हिंदी में, अब ये सेब इंडियन एक्सप्रेस में भी सेब ही लिखा जाएगा, अब ये हिंदू में भी सेब लिखेंगे, पीआईबी में भी सेब लिखेंगे, यानी कि जो मीनिंग है जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह ऐसा ही रहने वाला है। तो आप लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत दिया करो, इससे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर दिया करो कि ये टॉपिक जो है वो कहाँ से कनेक्ट है, जीएस पेपर 3 के साथ में है, जीएस पेपर 2 के साथ में है, और वहाँ पे आप लोग ज़्यादा फोकस किया करो उस टॉपिक को तैयार करने में। समझ में आ रहा है? तो ये जो कई बार पूछते हो आप लोग, तो इसको थोड़ा सा आप लोग लाइटली लिया करो, क्योंकि यहाँ पर सेम हिंदू की जगह इंडियन एक्सप्रेस भी सेम आर्टिकल छापेगा, ठीक है, तो उसको इस तरीके से मत देखो। तो आप लोग देख सकते हो, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पर्टिकुलर छापी जाती हैं, जैसे कि आप लोगों से मैं कई बार डाउन टू अर्थ के जो आर्टिकल है वो डिस्कस करता हूँ। वो आर्टिकल ऐसे हैं जो वो अलग से लिखे जाते हैं, वो नॉर्मल न्यूज़पेपर में नहीं होते, वो स्टैटिक या फिर किसी रिपोर्ट की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आते हैं, वो अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें थोड़ा सा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करते चलिए। एग्जाम में अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताना आखिर, ठीक है, क्योंकि यार जो ये 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो ये इस तरीके से चीज़ें देखता आ रहा हूँ, इतने दिन से पढ़ता आ रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ बस, ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट मेरे ऊपर और बड़ा सा ट्रस्ट अपने ऊपर रखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं इंडिया और जीसीसी के एग्रीमेंट के बारे में, कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उस पर बातें कर रहे हैं। और हमारी कंट्री में जो पीयूष गोयल जो मिनिस्टर साहब हैं वो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, जी हाँ इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करूंगा। एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मेंबर हैं और किस तरीके से यहाँ पर इसको आगे लेकर चला जा रहा है और क्या फायदे होते हैं इसके। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। क्या यहाँ से आंसर राइटिंग या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं? तो वो तो मैं आप लोगों को टॉपिक कवर करके ही बताऊंगा। सबसे पहले किसके साथ में डील करना जा रहे हैं, हमारा जो सामने खड़ा कौन है उसको समझते हैं। बात की जा रही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। हमारा देश जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करता है कई तरीके से। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के हिसाब से, क्योंकि हमारी कंट्री जो है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, खासकर एनर्जी के लिए। पॉइंट नंबर 1, हमारे देश का बहुत बड़ा डायस्पेरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हमारे देश के लोग जाकर काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई में, आप लोगों को देखने को मिलेंगे कतर के अंदर में। तो जैसे कि मेरा फ्रेंड है मर्चेंट नेवी में, वो कई बार विजिट करता रहता है, कुछ दिनों पहले अभी आबू धाबी के अंदर में था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर दूसरी जो कंपनियां हैं उनमें हमारे देश के लोग भी काम करते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का बेसिक एक बैकग्राउंड आप लोगों को बताता हूँ, कौन कौन मेंबर हैं ये बताता हूँ, कब क्रिएट की गई ये बताता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को जो एरिया दिख रहा है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल कितनी कंट्री हैं इसके अंदर में, तो आप लोगों को टोटल मिलाकर आज की डेट में इसके अंदर में 6 कंट्री देखने को मिलेंगी। 6 कंट्री कौन सी हैं अगर बात की जाए तो आप लोगों को यहाँ पर बहरीन दिख रहा है, कहीं पर मैप में बहरीन ध्यान से देखो, ये बड़ा छुटुक सा है यहाँ पर बहरीन, ठीक है। नंबर 1 आप लोगों को बहरीन देखने को मिल रहा है, कुवैत नंबर 2, ठीक है। ये सारी कंट्री के नाम आप लोगों को याद रखने हैं।
कतर जो हो गया वो आप लोगों का नंबर 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओमन ये नंबर 4 आप लोगों को देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया नंबर 5 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूएई नंबर 6 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर ये 6 ऐसे देश हैं जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को बनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है रियाद में, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर में है। बनाया कब गया था इसको? तो 25 मई इसको बनाया गया था 1981 में। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम है जब इसको बनाया था, यानी कि हम सबसे बहुत पुरानी है ये, हम में से कोई तब तक पैदा भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि 41 ईयर इसको हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इसके साथ में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग साइन करते हैं तो इससे आप लोगों को देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो रहता है ना, उसको कुछ फायदे कुछ नुकसान। मतलब अगर हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं, हम लोग अपनी कंट्री में चीज़ों को बनाते हैं, तो हमारे लिए ऐसे एग्रीमेंट अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। पर लेकिन अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है तो हम लोग सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे, और तब हमारे देश के लिए हम लोग को दिक्कतें देखने को मिलेगी, बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे। पर लेकिन इसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप लोग समझ सकते हैं कि फ्री करना है ट्रेड, एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करना है, इसका मतलब ये है कि कल को चलकर अगर कुछ भी सामान इस एरिया से हमारे एरिया में आता है, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन से कोई भी सामान जो है वो इंडिया के अंदर में आता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स या फिर कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि वो सामान जो है वो आसानी से इंडिया की मार्केट में एंट्री कर पाएगा और एक अच्छे लेवल पर कॉम्पीट कर पाएगा। कोई उसको खरीदेगा, मार्केट में टीवी खरीदना है, वो टीवी मान लीजिए बना हुआ है सऊदी अरेबिया से आया बन के, तो आप लोगों को वो मार्केट में कम प्राइस में मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो आप लोग उसको खरीदोगे। पर पता चला उसका प्राइस ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लगा दे, तो आप लोग उसको नहीं खरीदोगे। तो ये कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बन जाते हैं। सेम पैटर्न इंडिया का प्रोडक्ट अगर इन देशों के अंदर जाएगा तो हमको भी वही फायदे देखने को मिलेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा ये होता है कि इससे व्यापार बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी जॉब क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर में, और उन जॉब के क्रिएट होने की वजह से चीज़ें जो हैं इकोनॉमी में ग्रोथ आप लोगों को होता हुआ नजर आता है। तो इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इसीलिए आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा कंट्री अगर इनके साथ में साइन कर लेता है तो हमारी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर भी है, इनके इन देशों के साथ में हमारे नॉर्मल भी रिलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारा डायस्पोरा, इनके हमारा देश यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया अगर बात करें कितना एक्सपोर्ट करता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ, थोड़ा आइडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट जो है वो अभी बढ़ा है यहाँ पर 58.26%, यानी कि 44 बिलियन हो गया 2021-22 के अंदर में। 27 था यहाँ पर 2020-21 में, तो काफ़ी बड़ा 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ हो गया यहाँ पर एक्सपोर्ट में। तो इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है कभी। बायलैटरल ट्रेड में हम लोग जो गुड्स हैं उसकी बात करें तो 154 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल जो इंक्रीज यहाँ पर हुआ है, पहले 87 था यहाँ पर बायलैटरल, मतलब दोनों साइड से। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं क्या करने लगूँ, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए लोगों को हिंदी सिखाने लगूँ कि आओ मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाता हूँ। तो मैं वहाँ पर जब उनको हिंदी पढ़ाऊंगा तो मैं सर्विस डिलीवरी करूँगा, उसके लिए वो जो भी पेमेंट करेंगे, ये एक तरीके से जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक इनकम का काम करेगा, कि हमारे देश में सर्विसेज का पैसा आ रहा है, हमारे देश के लोग सर्विस दूसरों को दे रहे हैं। तो चाहे हमारे देश में से प्रोडक्ट जाए चाहे सर्विस जाए, वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर जो देखने को मिलेगी वो है 14 बिलियन के करीब। जीसीसी कंट्री कंट्रीब्यूट करती है 35% इंडियन ऑयल इंपोर्ट और 70% गैस। टोटल मिला के जो हम लोग लगभग अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो 80 से 85% हम लोग ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें से 35% ओनली यहीं से ही आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, और गैस जो है वो 70% आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए बन जाता है। हमारा देश जो है क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल होता है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, और ऑलमोस्ट 48 बिलियन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल। और इसी के साथ में जो एलएनजी जो गैस होती है एलपीजी वो इंपोर्ट करते हैं 21 बिलियन का। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर कल को इनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे ना रहे तो हमारे यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर, कि हमारी एनर्जी की पूर्ति कैसे होगी।
तो इसीलिए ये देश हमारे साथ में अच्छे रिलेशन इसके रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, इंजॉय करते हैं गुड रिलेशन दोनों कंट्री, लाइक जैसे कि अगर बात करें जो ईरान है, ठीक है, तो स्मॉल जो इस जब एक तरीके से कतर अगर देखें तो इंडिया का क्लोजेस्ट अलाई आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो ईरान है, ईरान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो वो तो पता ही है आप लोगों को, पुराने टाइम से चले हुए आ रहे हैं। दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल गैस के सोर्स हैं, ठीक है। कतर जो है 41% यहाँ पर इंडिया के लिए टोटल नेचुरल गैस जो है वो देखने को मिलती है। और ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसी के चलते यूएई और इंडिया भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट आते हैं। यहाँ पर 15 बिलियन के करीब और 18 जो टोटल अगर इनवर्ड रेमिटेंस जो आता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में। मतलब हमारे देश में कितना रेमिटेंस आ रहा है और हमारे देश से कितना रेमिटेंस जा रहा है। रेमिटेंस का मतलब होता है जब बाहर बैठा हुआ इंसान अपने देश में पैसा कमा के लेकर आता है। इनडायरेक्ट में बोलूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि आज की डेट में मैंने बोला अभी हिंदी सिखानी है मुझे सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया से जो पैसा आएगा वो रेमिटेंस कहलाएगा। ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, हमारे देश की जो इकोनॉमी में फ़ायदा पहुँचाएगा। या फिर यूट्यूब के थ्रू जो अर्निंग आती है वो भी एक तरीका रेमिटेंस काउंट होता है जो हमारे देश में आता है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। स्टेटस क्या है ट्रेड एग्रीमेंट का अदर कंट्री के साथ में, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग बात कर रहे हैं अभी कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन में भी बात चल रही है। इंडिया और यूके में हम लोग फ्री ट्रेड को लेकर चल रहे हैं। इंडिया और यूएई हम लोगों ने अभी यहाँ पर 1 मई 2022 में यहाँ पर इसके ऊपर काम किया। और इंडिया और कनाडा, तो ये कई सारी कंट्री के साथ में हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। एक और यहाँ पर डेटा है आप लोगों के सामने कि इंडिया का जो ट्रेड है गल्फ कोऑपरेशन के साथ में, कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और कितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग एनर्जी यहाँ से लेकर आते हैं, इनकी क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो शेयर ऑफ ऑयल वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि एक शेयर ऑफ जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि सारा डेटा आप लोगों के सामने है, किस किस कंट्री के साथ में है, थोड़ा सा डेटा आप लोग रख सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी एक डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सी कंट्री टॉप पर है। अगर हम लोग बात करें इन कंट्री के साथ में, तो टॉप पर आप लोगों को यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इराक, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। ये इतना डिटेल में क्या पढ़ना जरूरी था, इतनी सारी बातें बताना इसके बारे में जरूरी था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जी हाँ अभी देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया 2016 में कि गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर नोट ए मेंबर, कौन उसका मेंबर नहीं है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर कुवैत। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया। तो ईरान कहीं पर भी आप लोगों को मैंने नहीं बताया इसका मेंबर है, ये इधर आप लोगों को ईरान देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कई बार, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक मैंने बता ही दी, उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या आंसर राइटिंग के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? प्रेजेंटली गल्फ कोऑपरेशन जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि वहाँ पर इन्हीं तरीके से कभी ओमान के साथ में इनकी यमन के साथ में लड़ाई हो रही है, कभी आपस में लड़ रहे हैं। तो इंडिया की जो सेफगार्ड है तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इंडिया नीड ए सेफगार्ड, क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, खासकर ऑयल को लेकर, तो वो काफ़ी क्रूशल है हमारे लिए। तो हमारे लिए क्यों क्रूशल है? क्योंकि हमारा डायस्पोरा भी है वहाँ पर। हमारी एनर्जी के बारे में बात करें, एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमको यूएन में कोई सपोर्ट चाहिए इनसे तो वो हम लोग को मिल जाती है। तो ये रीज़न हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कई बार पाकिस्तान को टैकल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि पाकिस्तान गल्फ जो यहाँ पर जो रीजन है उसको जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर भी ये कंट्री हमको सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कोई भी अगर डाउट हो तो बताना, उस डाउट को दूर किया जाएगा। डाउट रखकर माइंड में नहीं जाना है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग डाउट पूछते हो फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो सारी बातें आप लोगों के सामने, मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाए, दोनों कंट्री के रिलेशन, आंसर राइटिंग, तो इस तरीके से पढ़ना है। तो ये होता है पढ़ाई करने का सही तरीका। अब यहाँ से कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी आप लोग जानते हैं अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे फीडबैक दिया करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बता दिया करो जैसी भी लगती है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, और अगर आप लोग आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एंगल आप लोग ऐड कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ में, डिफेंस वाला जो एंगल रहता है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं।
तो ये PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा काफ़ी डिटेल में कवर किया गया। तो एक्सरसाइज ये है बेसिकली नसीम अल बहर 2022 में अभी सी फेज इसका देखने को मिला, तो उसके बारे में आप लोगों से बात की जाएगी। सबसे पहले तो कहाँ पर आप लोग इसको देखते हैं, जो डिफेंस वाला सेक्टर है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्राइट, इसी के साथ में INS तरीकांत, नेक्स्ट यहाँ पर ऑफशोर पेट्रोल विसल INS सुमित्रा, मैरीटाइम जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं पार्टिसिपेट की गई। 13th एडिशन इंडियन नेवी रॉयल नेवी ऑफ ओमन बायलेटरल एक्सरसाइज नसीम अल बहर, जो कि सी ब्रीज यानी कि सी वर्जन आप लोगों को इसका देखने को मिला। सबसे पहले तो ये कंट्री कहाँ पर है जिसके बारे में आप लोगों से एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, ये है ओमन। अगर थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोग इसको देखोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। ऊपर है गल्फ ऑफ ओमन, इसी के नाम पर ये इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को दुबई दिख रहा है, पर थोड़ा सा इसको और आप लोग जूम करोगे तो ये पर्शियन गल्फ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली एक छोटा सा एरिया जो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना, ये भी रेड हो गया है। रीजन क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर रास अल खैमह, ये आप लोगों को ओमन का ही पार्ट है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग ये पहले भी बन चुके हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर कल को क्वेश्चन पूछे यहाँ पर। जैसे कि इसको मैं इतना जूम क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टेट ऑफ हार्मुज ये ओमन के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जेबिल अल हर्म, तो ये पर्टिकुलर ओमन का पार्ट है यहाँ पर, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं। और स्टेट ऑफ हर्मुज जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि आप लोगों से कोई पूछे कि यहाँ पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कौन कनेक्ट करता है, तो स्टेट ऑफ हार्मुज कनेक्ट करता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ओमन हो गया। मस्कट आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी, यानी कि ओ मैन अपनी मूंछ कट करा ले, मस्कट। ठीक है, याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों को मूंछ है बड़ी प्यारी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये अभी आप लोगों को देखने को मिली। अगर बात करें नसीम अल बहर के बारे में, तो ये एक बायलेटरल आप लोगों को देखने को मिलेगा दो कंट्री के बीच में, यानी कि इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमन के बीच में देखने को मिलती है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 फेज में कंडक्ट कराई जाती है। 3 फेज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो सी ब्रीज के बारे में मैंने बात की आप लोगों से, जिनके नाम यहाँ पर रखे गए हैं हार्बर, बंदरगाह, सी फेज और डीब्रीफ। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके नाम देखने को मिलेंगे। 1993 में यहाँ पर ये पहली बार स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर जो ईयर है, अभी यहाँ पर 30 साल यहाँ पर आप लोग इसके होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं उन चीज़ों के जो कि अपना एक टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो 3 डिकेड यानी कि दशक यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। दोनों कंट्री के द्वारा MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट बोल सकते हैं, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जा रही है। दोनों कंट्री की कोस्ट गार्ड कैसे सी में क्राइम को प्रिवेंट करना है, कैसे दोनों के बीच में प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, और कैसे फ्लाइट सेफ्टी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर बातें करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्री के बारे में जब हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए यार, ये ना एक ऐसा एरिया है जिससे आप लोग अक्सर क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं इन्हीं से क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप लोगों से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री की बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन कौन सी है, थाईलैंड के साथ में है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ये थाईलैंड के साथ में है इंडिया थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल, जिसको यहाँ पर इंडो थाई कोरपेट बोलते हैं। इंडोनेशिया के साथ में है समुद्र शक्ति। सिंगापुर के साथ में है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स। कतर के साथ में यहाँ पर जैर अल बसर। बांग्लादेश के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बोंगो सागर एक्सरसाइज। श्रीलंका के साथ में श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज SLNX। ठीक है, इसी के साथ में जापान के साथ में जिमेक्स यानी कि जापान मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, और फ्रांस के साथ में वरुणा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, ताकि आप लोगों को पता रहे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है बहुत शब्द पता नहीं मुझे बार बार याद आ जाते हैं मैंने बोला था ना। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यहाँ पर। तो ये है नसीम अल बहर। तो नसीम अल बहर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया कि ये बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। दूसरा बोला गया कि फर्स्ट INRNO एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई थी 1992 में। ईयर 2022 में 30 साल यहाँ पर पुराने हो रहे हैं, एक्सरसाइज को पूरे हो रहे हैं। सही स्टेटमेंट क्या है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ऑल ऑफ द अबव।
IN इंडियन नेवी, रॉयल नेवी ऑफ ओमन RNO इसको लिखा गया, ठीक है। तो इसी से यहाँ पर नाम निकल कर आ गया। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया कि एक्सरसाइज जो है वो 1992 में स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर 1993 में स्टार्ट की गई थी, सॉरी 1992 में नहीं, ठीक है, 3 में थी ना, ये देखो। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। एक और क्वेश्चन है, ऐसे आप लोगों से मैच करने के लिए अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो अगर ढंग से समझोगे तो आसानी से मैच कर पाओगे। तो कंसीडर करना है फॉलोइंग पेयर, यहाँ पर इंडिया बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का, इंडोनेशिया समुद्र शक्ति, कतर जहर, ये बेसिकली जहर अल बहर, साउथ कोरिया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज और फ्रांस वरुणा। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर। तो सही आंसर क्या है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को डिटेल में दे रखा है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। NDA CDS अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर डिफेंस के क्वेश्चन कई बार आप लोगों से UPSC में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन माइंड में क्लियर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई और कई सारी कंट्री की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी और क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है। तो अगर आंसर राइटिंग में कोई आप लोगों से पूछे इंडिया और ओमन के रिलेशन के बारे में, तो वहाँ पर भी आप लोग पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो डाउट है कोई, बताना अगर डाउट होगा, डाउट को क्लियर करके चलना है, ओके। दोस्तों ये अपने ही आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जिसके बारे में सुनने के बाद में लगता है कि यार किस फील्ड से रिलेटेड होगा ये, मतलब कि कोई इसको पढ़कर नॉर्मली अंदाजा लगा सकता है हल्का फुल्का, पर लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि किस लिए दिया जाता होगा अगर इस पर्सनैलिटी के बारे में वो नहीं जानता होगा। तो ये 2 तरीके का एक टॉपिक आप लोगों का बन जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बन जाता है और अवार्ड के बारे में बन जाता है और थोड़ा सा स्पोर्ट के बारे में बन जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात की जाए कि इस अवार्ड के बारे में जिससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो ये तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर लेकिन ये जो तेंजिंग नोर्गे हैं यहाँ पर, ये थे कौन जी कि इनके नाम पर हम लोगों ने अवार्ड रख दिया, आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया कम से कम होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो कि पैदा हुए थे नेपाल के अंदर, कुंभू ये एरिया है। 29 मई 1914 में इनका जन्म हुआ था। पर लेकिन जो इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली वो ली इंडिया के अंदर में, और 1986 में कहाँ पर, दार्जिलिंग के अंदर में, जो कि आज के डेट में आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ये एक नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेरियन थे, यानी कि जो एक तरीके से ना जो माउंटेन चढ़ा करते थे। तो माउंटेन चढ़ना भी अपने आप में एक काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट माना जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 पीपल जो कि एक तरीके से माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे, उनके द्वारा अपना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो टारगेट एकम्प्लिश किया गया, उनमें से एक ये थे और दूसरे का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उनका नाम था यहाँ पर एडमुंड हिलेरी। तो ये 1953 में इनके द्वारा पहली बार यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो खिताब जीता गया। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इन्होंने उनको गाइड किया था, क्योंकि ये उसी एरिया के थे और उन्होंने जो एडमुंड हिलेरी थे उनके द्वारा साहस दिखाया गया कि हाँ ऐसा कुछ करना है, तो वो इस तरीके से चीज़ों को आगे निकाल कर ले पाए। वो एक न्यूजीलैंड के रहने वाले माउंटेनियन थे, वो भी एक तरीके से माउंटेनियर ही नहीं थे, ऐसा नहीं कि कोई एक नॉर्मल इंसान थे। तो ये तो इस पर्टिकुलर इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी अब ये न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड जो है ये अभी ये एनुअल अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई ऐसा स्पोर्ट जो कि एडवेंचर से भरा हो, वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है लैंड यानी कि ज़मीन के ऊपर, वाटर के ऊपर, या एयर यानी कि हवा में, या फिर कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। इसका एम क्या है, ताकि जो यंग लोग हैं उनको एनकरेज किया जा सके, रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका डेवलप किया जा सके, और कैसे टीम में मिलकर काम करना है उसको भी उनके अंदर इनकलकेट किया जा सके, यानी कि उसके अंदर ये चीज़ भी निकाली जा सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, किसी चीज़ को करने के लिए अपने अंदर हिम्मत लाना, एक टीम के साथ में मिलकर काम करना और रिस्क लेना, ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। नॉर्मल इंसान इन सबसे बचता है, ना तो उसके अंदर हिम्मत देखने को मिलती है। क्या करता है, जब भी कोई हिम्मत की बात है तुरंत हथियार डाल देगा, वो इंसान कभी कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, ठीक है।
टीम के साथ में काम करना सबके बस की बात नहीं होता है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, उनके साथ में कोई आता है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी आप लोगों को लोगों के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि सबके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं पर वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो ये अवार्ड उनकी वही सारी क्षमताएं बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये अवार्ड जो है वो आज के दिन दिया जाएगा, यानी कि 30 नवंबर ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। हर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको ये अवार्ड मिलेगा 15 लाख रुपये ईच पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरी में है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये 5 लाख बोला गया यहाँ पर लेकिन अभी फिलहाल जो है 15 लाख रुपये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हाँ, किस किस को दिया जाएगा वैसे ही ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, क्योंकि ये अनाउंसमेंट जो है 3-4 दिन पहले ही कर दिया गया था ताकि उनको इन्वाइट किया जा सके, बुलाया जा सके। तो यहाँ पर उनके बारे में डिटेल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जा चुकी है, वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रिसेंटली काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने निकल कर आया, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें हमारी कंट्री में जब कोई इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो आप लोगों को पता है कि एक बॉडी है जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI बोलते हैं। ECI में टोटल मिलाकर 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 आप लोगों को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो हमारे संविधान में इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में तो पता है, यानी कि प्रॉपर लिखा हुआ है, पर लेकिन इस पोस्ट के बारे में जो 2 हैं ये नहीं लिखा हुआ है। तो जिसके बारे में कहीं पर प्रॉपर चीज़ें डिफाइन नहीं होती हैं, तो अक्सर क्या करती है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। और ऐसा ही केस यहाँ पर देखने को मिला अभी रिसेंटली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बड़ा ही शॉर्ट टर्म पाथ फॉलो किया गया, एक इंसान को रिटायरमेंट दिया गया और रिटायरमेंट देने के बाद में तुरंत उसको अपॉइंट कर दिया गया। तो इसके चलते क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक संवैधानिक पोस्ट को लेकर चल रहे हैं और क्या इससे हमारे देश में इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो पाएंगे। और अगर इलेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं तो क्या हम लोग अपनी डेमोक्रेसी को बोल सकते हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी हमारी है। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है जब इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। एक तो वो मुद्दा हो गया। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग जो हैं IPS बनकर एक पर्टिकुलर एरिया में गए और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बाहुबली है जो कि दादागिरी चलाता है, आप लोग क्या करोगे। अगर आप लोगों को वहाँ पर पोस्टिंग दी जाए कि आप लोगों को वहाँ पर 5 साल रहना है, तो 5 साल इंसान किसी गंदी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता है कि हाँ 5 साल तक झेल रहा है एक इंसान को कि वहाँ पर एक गुंडा है वो सबको पीट रहा है और आप लोग शांति में बैठे हुए नहीं आ रही तो लोकल है छोड़ देते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि आप लोगों की पोस्टिंग वहाँ पर बस 1 महीने की हो तो आप लोग सोचोगे कि हाँ यार 1 महीने की तो है, जो चल रहा है चलने दो, फालतू में क्यों ही परेशानी उठानी है। इस तरीका एक नॉर्मल नेचर में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि जो सही काम करने वाला होगा वो 1 महीने में भी उसको ठिकाने लगा देगा, पर लेकिन एक नॉर्मल नेचर की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो एक पैटर्न आप लोगों के सामने निकल कर आएगा कि जितना छोटा टेन्योर यानी कि पोस्टिंग किसी इंसान को दी जाती है वो उतना ही कम प्रोडक्टिव आप लोगों को नजर आएगा। वो कुछ चीज़ें चेंज करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया है गवर्नमेंट से कि जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे देश में अपॉइंट किए जा रहे हैं उनका टेन्योर जो है बहुत ही छोटा है। 2004 से पहले यहाँ पर अच्छा खासा टेन्योर हुआ करता था, पर लेकिन अभी घटकर ये कुछ दिनों में आ गया है, ठीक है। तो यानी कि ओवर 8 ईयर यहाँ पर था लगभग 1950 में, अभी यहाँ पर कुछ 100 डेज आ गया है घटकर 2004 के बाद में। तो कंडीशन ये है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बात करें, यहाँ पर आप लोग पूछ जाए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी, सॉरी उससे गवर्नमेंट से पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कि आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, क्यों आप लोग नहीं चाहते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो न्यूट्रल रहे और वो ढंग से काम करें। तो ये जरूरी है कि वो ढंग से काम करें। अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो लोगों का हमारी कंट्री में इलेक्शन के ऊपर से भी ट्रस्ट उठना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस से दूर होना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। कई सारी चीज़ें देखने को मिले, जैसे अभी गुजरात के इलेक्शन के साथ में MCD के इलेक्शन रख दिए। तो एक लोकल पार्टी है जो कि यहाँ पर अपना जैसे तैसे रिसोर्स जुटा रही है
और एक सेंट्रल लेवल पे पार्टी है जो कि फुल पावर में है। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि ऐसा शेड्यूल क्यों रखा गया। तो बहुत सारे इशू निकल कर यहाँ पर आए। तो 100 टर्म जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से टेन्योर रखा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो इंडिपेंडेंसी भी यहाँ पर इनकी डिस्ट्रॉय करता है। कहीं ना कहीं जो उनका विजन है कि रिफॉर्म लेकर आना है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे देश में जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें, तो उसमें भी वो रिफॉर्म नहीं ला पाते हैं और अपना काम निपटा के फिर निकल लेता है। इंसान की देख लेगा जो भी देखेगा, अब मैं क्या ही कर लूँ इस छोटे से टेन्योर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी रिसेंटली एक मूवी है जो कि साउथ इंडिया की मूवी आई है, अभी नहीं, मूवी का नाम है द वॉरियर। आप लोगों ने किस किस ने वो मूवी देखी है? उसमें जो हीरो है वो स्टार्टिंग में डॉक्टर बन के आता है और फिर जब लगता है कि यहाँ पर कंडीशन ख़राब हो रखी है उसकी, वहाँ पर धुलाई की जाती है लोकल गुंडे के द्वारा, तो फिर वो जो डॉक्टर है वो पुलिस बनकर आता है और फिर वो वहाँ पर सबको सुधारता है। तो यहाँ पर वो प्रॉपर एक अपना जो बेसिकली पूछते हैं कि कहाँ पर तुमको ट्रेनिंग करनी है, कहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो कि वहाँ पर करनी है मुझे, ठीक है। तो वो प्रॉपर उसको सुधारने के लिए आता है उस एरिया को, पर लेकिन सोचो वहाँ पर उसकी पोस्टिंग जो है वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 2 महीने के लिए कर देती, तो वो उस लेवल पर काम नहीं कर पाता जिस लेवल पर वहाँ पर उसको एक रिफॉर्म लेकर आना है, ठीक है। मूवी देखना, अच्छी मूवी लगेगी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप लोगों को वो मूवी जो है अच्छी लगेगी, आप लोग उसको अपने साथ में कोरिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। मूवी का लिंक जो है मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देखना और किस किस ने देख ली है ये भी बताना, ठीक है। मुझे पर्सनली अच्छी लगी मूवी, क्योंकि जिस तरीके से काम करना इंसान चाहता है अपनी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, सोसाइटी में उसको अलाउ नहीं किया जाता है, तो आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो अपनी कभी भी जो ड्यूटी है उसको पॉल्यूट नहीं करना है। और यहाँ पर मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक स्टेटमेंट याद आता है कि डोंट पॉल्यूट योर ड्यूटी, इफ़ यू विल पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, बट इफ़ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। यानी कि अपने कर्तव्य को अगर आप लोग निभाते रहोगे ढंग से, डिसिप्लिन के साथ में, तो आपको किसी को भी यहाँ पर सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग नहीं निभाओगे तो फिर आप लोगों को दूसरों के नहीं चोचो बच्चो करनी पड़ेगी, दूसरों के तलवे चाटने पड़ेंगे, एक तरीके से वो वाली बातें आ जाती हैं। तो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना है हमेशा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ओके। आई होप कि आप लोगों के माइंड में बात क्लियर हो गई होगी। इंटरनेशनल रिलेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक I2 U2 भी आप लोगों को देखने को मिलता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेट टीम के बारे में बात कर रहा है I-20 और फलाना टीम का ना, या फिर कुछ भी ऐसे कि कोई छोटा सा कोई सैटेलाइट हो गया, कोई मिसाइल हो गया, कोई ड्रोन हो गया। पर इन रियलिटी ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, I2 और U2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? I2 यानी कि इजराइल और इंडिया, और U2 UAE एंड USA, 4 के द्वारा मिलकर एक ग्रुप बनाया गया था जो कि यहाँ पर कई सारे एरिया पर काम करने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर इसमें जो अभी फिलहाल बात करें, इंडिया और जो UAE है वो और भी आगे जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तहत। यानी कि I2 U2 जो बनाया गया था, उन्होंने बोला था कि हम लोग कई सारे एरिया पर काम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि वो एरिया थे 6, जिसमें वाटर, पानी की जो भी कमी धमी है उसको दूर किया जाएगा, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, और स्पेस के ऊपर भी काम करना है, हेल्थ के ऊपर, और जो फूड सिक्योरिटी। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अगर इंसान को खाना ही नहीं मिल रहा है तो कैसे काम करेगा? इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। गरीबी के बारे में बात करें तो फूड जो है उसके बारे में फिर यहाँ पर ये रखा गया तो जरूरी है। तो डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर चल सकते हैं, कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे काम कर सकते हैं। तो इसको वेस्टर्न एशियन, जो वेस्ट एशिया क्वाड के नाम से भी इसको जाना गया। क्वाड यानी कि 4 मेंबर। इसमें नॉर्मल क्वाड में कितने मेंबर हैं वो आप लोग बताइए, ये दूसरा क्वाड है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस है यहाँ पर इंडिया के लिए, अगर इस तरीके से हम लोग इंगेज हो पाते हैं, खासकर एक स्ट्रेटजिक एक मार्केट हम लोग डेवलप कर पाते हैं, इससे हम लोग को भी फायदा है और सामने वाले को भी फायदा। तो I2 U2 में आप लोग याद रखिएगा, ये भी इसको वेस्ट एशियन क्वाड बोला गया है, और एक दूसरा क्वाड है दोनों में कंफ्यूज मत होना। दूसरे क्वाड में कौन कौन है? हालांकि कुछ तो कॉमन ही मेंबर है, जैसे कि इंडिया और USA हो गया। 2 नए मेंबर है, उसमें बताइए दो कौन से है, ठीक है। एक का नाम J से बनता है और एक का नाम A से बनता है, आप पहचान गए होंगे तो इसके चलते यहाँ पर ये छोटी सी न्यूज़ है जो कि अभी सामने निकल कर आ रही है, तो हल्का सा डाउट, वो हल्का सा क्लैरिटी आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन हुआ करे तो उसको क्लियर कर लिया करो, ओके।
दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा स्टेप उठाया गया है कि इस स्टेप्स के साथ में हर एक इंसान जो है वो सहमत होगा। जो भी हमारे देश में जानवर होते हैं उनके ऊपर जो क्रूएलिटी की जाती है, यानी कि उनके साथ में जो क्रूरता की जाती है, उसके लिए हमारे देश में एक कानून हुआ करता था। और ये जो कानून था इसको बोलते थे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 का, यानी कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ये जो कानून था, ये कानून कहीं ना कहीं ये उतनी पावर नहीं थी इसके अंदर ताकि ये जानवरों के खिलाफ क्रूरता होने से रोक सके। तो इसी के चलते अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल एंड हस्बेंड्री और डेयरिंग है, उसके द्वारा एक यहाँ पर अमेंडमेंट लेकर आया गया है। और उस अमेंडमेंट में यहाँ पर जो कि पहले प्रोविज़न नहीं थे, अब यहाँ पर कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि पहले कोई ज़्यादा तकड़े इसके अंदर में सज़ा नहीं थी, पर अभी यहाँ पर जेल जो है वो 3 से लेके 5 साल तक की जेल इंसान को जो है वो झेलनी पड़ सकती है, जो कि पहले नहीं थी। फाइन जो था पहले 5-10 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये हुआ करता था। सोचो आज के टाइम 50 रुपये किसी कुत्ते बिल्ली को मार दो, 50 रुपये में किसका क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें थी। अब ये मिनिमम जो है वो 50,000 और ये मैक्सिमम जो है वो 75,000 यहाँ पर कर दिया गया है। और फाइन और जेल एक साथ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5 साल का जो फाइन है उसके साथ में यहाँ पर 5 साल की जो जेल है उसके साथ में 75,000 रुपये फाइन भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें 5 फ्रीडम के बारे में बात की गई है कि जो जानवर है उनको भूखा नहीं रखना है, यानी कि ऐसा नहीं कि पाल लिया जानवर उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो हंगर या फिर कोई प्यास हो तो वो आप लोगों को उसकी बुझानी है। डिस्कम्फर्ट नहीं करना है, पता चला धूप में बैठ दिया गाय भैंस है, एक तरीके से वो सब चीज़ें इस तरीके से नहीं करना है, तो एक तरीके से उनको कंफर्टेबल जोन भी प्रोवाइड कराना है। कोई इंजरी हो जाती है तो उसका इलाज करवाना है, तो कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसका इलाज करवाना है, ये आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक नॉर्मल बिहेवियर दिखाना है, यानी कुत्तों को पकड़ पकड़ कर पीटे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी डिस्ट्रेस वगैरह उनको न हो, उनको लगे कि वो एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर सब जो हैं अच्छे लोग रहते हैं, यानी कि उनको भी लगना चाहिए कि ये दुनिया उनकी भी है, ना कि ये हमारी है। तो इसके लिए सरकार ने कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं। सबसे पहले तो जेल का मैंने बता दिया। कोई अगर नहीं कहते घटिया घिनौनी हरकतें करता है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल जघन्य क्रूरता वाली बात है, ठीक है, तो ग्रूसम क्रूएल्टी, तो इसके लिए अलग से प्रोविज़न मैंने अभी आप लोगों को बताया। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे लगी, अगर कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर आप लोगों का पालतू है तो उसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसके साथ में कुछ गलत ना हो। पर लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पालतू है, वो सड़कों पर घूमने वाला एनिमल है, स्ट्रीट डॉग कैट वगैरह, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट लेगी, यानी कि जो भी वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट होगी पावर में, वो वहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। इसी के चलते एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया, और ये आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे कानून बनते हैं तो आप लोगों को उनके बारे में अगर नॉलेज रहेगी तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। 1960 में इस्टेब्लिश किया गया एनिमल वेलफेयर बोर्ड। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक कानून के थ्रू यहाँ पर बनाई गई। तो एनिमल यानी कि जानवरों के वेलफेयर के लिए क्या क्या कानून है और कैसे उनके वेलफेयर को प्रमोट करना है, उसके ऊपर फोकस देती है ये बॉडी। ये जो था स्टार्ट किया गया था अंडर, जो यहाँ पर पर्सनैलिटी, इनका नाम ना गया था रुक्मणी देवी। तो आप लोग देखिए यार, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो पूछ लेंगे कि रुक्मणी देवी अरुडेन ये किस पर्टिकुलर फील्ड से यहाँ पर कनेक्टेड थी, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है। और ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है इसमें 28 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। तो पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, मुझे लगा। और सोसाइटी में एक नया चेंज लेकर आएगा, जो जानवरों को देखने का तरीका है वो भी चेंज होगा, और एक एथिकल प्रोस्पेक्ट से भी अच्छा है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो मैंने शेयर की थी, कुत्ते का जो गला डालकर उसको लटका के फांसी दे दी गई, एक कुत्ते को ऊपर से फेंक दिया, बहुत सारे कुत्ते की ऐसी खबर आती है कि वहाँ पर मार के फेंक दिया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगती हुई नजर आएगी। इतने धड़ल्ले से जो हरकतें होती हैं वो अब नहीं होगी। आप लोग ही क्या रहे हैं, आप लोग जो खासकर घर में जानवर पालते हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली जो भी आप लोग पालते हैं, चाहे गाय भैंस आप लोग देख सकते हैं, तो उनके साथ में एक ऐसा रिलेशन होता है जैसे वो हमारे परिवार का पार्ट है। मैंने बताया था ना, हमारे घर में एक भैंस की डेथ हो गई थी, तो मतलब पूरा परिवार इतना दुखी था, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर का मेंबर चला गया। आंखों में आंसू आ गए। उसके पेट में बच्चा भी था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके मरने के बाद भी 10-15 मिनट के अंदर तक जो बच्चा था उसकी धड़कनें जो है धड़कती रही उसके अंदर में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है सोसाइटी का बिहेवियर चेंज करने के लिए। ओके दोस्तों, ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जल ही जीवन है।
पर लेकिन क्या इस जल जो जीवन हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी इसको मिलनी चाहिए? शायद नहीं। आप लोग देखते हैं कि हम लोग कितना पानी जो है कई बार आनन फानन में बर्बाद कर देते हैं, तो उसके ऊपर इतना ही फोकस देना चाहिए। और आप लोगों को पता है हमारे जो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब छठे गोल पर आप लोग जाओगे, एक पर्टिकुलर गोल दिया गया है यहाँ पर कि क्लीन वाटर होनी चाहिए और सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई होनी चाहिए और साफ सुथरा लोगों को पानी मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको एक प्रॉपर पानी तक नहीं मिल पाता है पीने का, खाना और दूसरी चीज़ तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इनके ऊपर भी फोकस देना बहुत ज़रूरी है। क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर इसके बारे में? इंडिया यंग वोटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है और इसका पर्पज क्या है। तो ऐसी चीज़ आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। बात की जा रही है यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री का है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो नेशनल जो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को हमारे देश में स्टार्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ऑस्ट्रेलिया वाटर पार्टनरशिप के साथ में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से सुधारा जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में कर रहे हैं और हमारी कंट्री में जल शक्ति मिनिस्ट्री ये प्रोग्राम चला रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो ये याद रखिएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बता दीजिए। पूरा फोकस क्या है? जैसे मैंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छठा क्या बात करता है, ये पानी के बारे में बात करता है कि क्लीन वाटर आप लोगों को मिलना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है कि क्वालिटी वाटर मिलना चाहिए। हर घर जल योजना हमारे देश में चलाई जा रही है, उस योजना में जल पहुंचना सही है, अच्छी बात है, पर लेकिन एक क्लीन वाटर भी पहुंचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर गंदगी आ रही है, उसको प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां इसके फैल सकती हैं, इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल के साथ में आप लोगों को हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आएगी। अगर पानी में कोई भी कमी हो तो सोच के देखो एक मिनट, इंसान कितनी जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो इसका एम यही है कि हम लोग क्या करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, यानी कि लोगों को सामने निकाल कर लेकर आए ऐसे प्रोफेशनल को जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉलेज रहे और स्किल रहे और उनका एटीट्यूड रहे, वाटर सेक्टर में भी इंसान जो है वो काम अच्छे से कर सके। तो क्वालिटी और डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, खासकर जेंडर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर मैंने डिस्कस किया था वाटर वाइव्स, यानी कि शादी इसलिए की जा रही है ताकि एक औरत इसलिए रखी जा सके ताकि वो पानी लेकर आ सके। तो आज की डेट में पानी का आप लोग इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, सोसाइटी में शादी तक करा रहा है पानी की एक अलग से वाइफ रख लो। हालांकि उसको वाइफ कम नौकरानी का दर्जा दिया जाता है, अगर देखा जाए तो वाइफ की तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जो वाइफ के अधिकार है वो नहीं मिलते हैं, पर उनका नाम दे दिया गया वाटर वाइफ्स। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है वो पता होना चाहिए, किस कंट्री के साथ में मिलकर इसको चलाया जा रहा है वो याद रखिएगा, और बेसिक प्रोग्राम मतलब क्या है यहाँ पर वो पता होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है छठा, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, डाउट लेकर नहीं जाना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका बेसिकली डिपार्टमेंट है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये मार्ग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चाहती है देश में बिजनेसेस बढ़े, तो मार्ग पोर्टल स्टार्ट किया गया है बाय स्टार्टअप इंडिया। इसमें स्टार्टअप के लिए एप्लीकेशन आप लोग दे सकते हैं, या फिर मेंटोर, यानी कि आप लोग ऑलरेडी अपना बिजनेस बना चुके हैं तो दूसरों के लिए मेंटोरशिप भी दे सकते हैं। यानी कि जैसे ना कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो जैसे सिलेक्शन हो गया तो आप लोग दूसरे को गाइड कर सकते हैं, तो आप लोग मेंटोरशिप का काम करेंगे। पर लेकिन जब तक स्टूडेंट है तो आप लोगों को खुद यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो मार्ग पोर्टल है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इनवाइट किया गया एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए मार्ग पोर्टल के ऊपर। पोर्टल का मतलब क्या है? एक तरीके की वेबसाइट है जहां पर जाकर आप लोग एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। टीचर का मतलब आप लोगों ने बिजनेस बना लिया है तो दूसरों को गाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट का मतलब आप लोगों ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप लोग यहाँ पर एक तरीके से सीखने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं आप लोग। जो मार्ग है इसकी एक फुल फॉर्म है, अगर वो पता रहेगी तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, यानी डिटेलिंग रहेगी तो ज़्यादा चीज़ें से जान पाओगे। तो मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ये यहाँ पर इसका एरिया है मार्ग का, जिसके ऊपर ये काम करता है। यानी कि एक तरीके से ये एरिया रहेंगे जिसमें मार्ग काम करेगा, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस किस तरीके से। मान लीजिए आप लोग जाते हैं आज की डेट में ऐसे एरिया में जहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है,
तो वहाँ पर आराम से लोग कोयला उठाकर उसको यूज़ करेंगे, अपना एनर्जी क्रिएट करेंगे। पर ऐसे एरिया में जहाँ पर कोयला पाया नहीं जाता है, वहाँ पर मान लीजिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसी जगह होगी वैसा काम रहेगा। जब आप लोग ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पर केले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बनाना बड़ा सस्ता मिलेगा, वहाँ पर बिजनेस आप लोग बनाना का करें तो आराम से आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पर ऐसे एरिया में जहाँ केला ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल नहीं है, तो कैसे काम करोगे, कहीं और से लाना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो एक वो चीज़ रहती है कि जहाँ पर जो जो चीज़ें हैं, तो ज्योग्राफी के ऊपर भी बिजनेस बहुत डिपेंड करता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाकर अगर गर्म कपड़े आप वो एक तरीके से सर्दी के कपड़े बेचने लगोगे तो कौन ही खरीदेगा वहाँ पर लेकिन अगर आप लोग यूरोप में जाओगे, आप लोग अपनी कंट्री में हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे, तो भर भर कर बेच सकते हो आप लोग वो कपड़े। तो ज्योग्राफी बिजनेस के साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अगर आप लोग समझोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर पाओगे बहुत सारी चीज़ों के साथ में। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर पोर्टल का, कि प्रोवाइड करना एक तरीके से गाइडेंस, मतलब किस तरीके से चीज़ें लेकर चलनी है, हैंड होल्डिंग, यानी कि अगर चल नहीं पा रहा है तो उसका हाथ पकड़कर आगे लेकर आना, और सपोर्ट टू द स्टार्टअप को एक सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखना। ये बेसिकली इफिशिएंट मेंटोरशिप प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर, और इसी के साथ में मैकेनिज्म रहेगी जिसमें चीज़ों को आप लोग ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर वे में इंगेज कर सकते हो चीज़ों के साथ में। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को साथ में लेकर चला जाएगा, जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंक्लूड कर रहा है कस्टमाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो भी रहेंगे यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। तो ये मार्ग पोर्टल किसका है, किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, किस पर्पज से स्टार्ट किया जा रहा है, क्या क्या कंपोनेंट है, तो ये एक जिस्ट हो गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो कि आप लोगों से पूछा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया ताकि लोग जो है बिजनेस पे ज़्यादा जाएं। ऐसा क्यों चाह रही है सरकार कि बिजनेस पर लोग ज़्यादा जाएं? क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो लिमिटेड है, उसमें एक हद तक ही लोगों को लिया जा सकता है, इसके बाद में सरकारी जॉब सबको नहीं ले सकती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो वो लोग जो हैं आज की डेट में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, सारी गवर्नमेंट के पीछे न भागें और दूसरों को भी जॉब दें। सोच के देखो, अगर आज की डेट में मान लीजिए मैं चीज़ों को इस्टेब्लिश करता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए वेबसाइट स्टार्ट की जाए तो वेबसाइट पे कम से कम 1 या 2 इंसान चाहिए चीज़ों को अपलोड करने के लिए। एक ऐप बना लिया, ऐप पे कई सारे लोग लगेंगे उस पर काम करने के लिए। पीपीटी बनाने के लिए 3-4 लोग चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर उसको बनाते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे तो लेक्चर को रिकॉर्ड करना एक टीचर रहेगा, कैमरा वाला अलग से रहेगा यहाँ पर, या फिर उसको एडिट करने वाला अलग से रहेगा यहाँ पर। इसी तरीके से कहीं ऑफिस बना लिया तो ऑफिस में वहाँ पर कोई साफ करने वाला भी रहेगा, ऑफिस में मेंटेनेंस करना। कहीं से कुछ और चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी, एक कहीं से सोर्स वगैरह आ रहे हैं निकल कर बहुत सारी चीजें की ये भी प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए अलग अलग से स्टाफ बनाना पड़ेगा पूरा। तो सोचो, एक तो मैं गवर्नमेंट जॉब कर ले जाके, तो वहां पर क्या करता, मैं जॉब करता, अपनी लाइफ को एंजॉय करता, ठीक है। पर यहां पर अगर ये चीजें स्टार्ट की जाए तो यहां पर देखो कितने लोगों को जॉब दी जा सकती है आसानी से। पर लेकिन ये बोलना और करने में बहुत फर्क है। मेरी फैमिली में किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया, तो वहां पर अगर चीज स्टार्ट करें इंसान की, हाँ इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलनी है, चलो यार एक तरीके से ये कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गन्ना गांव में मिलता है तो उसके लिए बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या ठीक है हम गुड़ बेचा करेंगे। पर लेकिन पहले कोल्लू में गुड़ बनाना, फिर उसको बेसिकली लेकर आना, उसको पैक करना, फिर मार्केट में लेकर जाना, वहाँ पर उसको सप्लाई करना, या किसी सोसाइटी के साथ में कनेक्ट हो जाना। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर उसके लिए कई सारे लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पर रॉ मटेरियल के लिए पैसा भी चाहिएगा अच्छा खासा। अब मान लीजिए 10 लोग तुम्हारे साथ में काम कर रहे हैं, अब 10 लोगों के लिए सैलरी भी चाहिएगी, तो उस टाइम पर फिर आप लोगों को एक रिवेन्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई वाला पोर्शन। तो जो इंसान अकेला जिंदगी, एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाते हैं लोग, बड़ी ही आसान सी जिंदगी होती है, अपना जॉब लग गई, 50-60 साल आराम से जिंदगी कट जाती है, अपनी जिंदगी तसल्ली में जी कर जाता है। बिजनेस जब इंसान स्टार्ट करता है ना, उसमें इंसान जो है उसकी नींदें हराम हो जाती है, क्योंकि तुम अकेले तो बिजनेस कर नहीं रहे हो, सामने कोई और भी आके बैठेगा। अक्सर देश में ये माना देखा गया है कि बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा इंसान आकर बैठ जाता है जो कि उससे भी ज्यादा है, जो एक तरीके से ना कम दाम में चीजें बेचना स्टार्ट कर देता है। और कई बार बहुत सारी चीजें और भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में आप लोग कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी बेसिक है, अगर आप लोग इनको समझोगे अच्छे से तो आप लोग सारी चीजें यहाँ पर समझ पाओगे।
और कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें हैं। अगर टैलेंट है आप लोगों के पास है बिजनेस का तो बिजनेस करिए, पर बिजनेस का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर गवर्नमेंट जॉब कर लें या फिर बिजनेस में जाएं, तो यार ये ना तुम्हारा खुद की बेसिकली एक तरीके से सोचने का तरीका रहेगा। इसमें मैं बोल दूँ बिजनेस कर लो और आप लोग बोलो कि यार ये तो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा आप लोग रिस्क लेने वाले इंसान हैं या फिर आप लोग शांति स्वभाव में ज़िंदगी को जीने वाले इंसान हैं, तो वो समझना पड़ेगा। और इसके साथ में सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन आप लोग देना चाहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप लोग सोसाइटी को देखकर चलें। तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस वाले ज़्यादा लोग निकल कर आएँ ताकि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराया जा सकें। और अभी बोला था कि बहुत सारे लोगों को जॉब देने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है, तो गवर्नमेंट को डेटा भी चाहिएगा कि कितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गवर्नमेंट को देखने को मिल रही है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये पर्टिकुलर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बन सकता है, तो माइंड में क्लैरिटी रखनी है। ठीक है दोस्तों, अवार्ड यानी कि पुरस्कार वाला एक ऐसा एरिया है जहाँ से अक्सर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन ही जाता है इक्का दुक्का, या फिर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इंसान को, ऑर्गेनाइजेशन को या और किसी चीज़ को अवार्ड दिया जाता है जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बैकग्राउंड में पूछ लिया जाता है। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है जो भी बिजनेसेस हैं नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है कि किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, यानी कि एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये अनाउंस किया जाता है इसी के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का बन सकता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NGRA, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड। ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है देश के अंदर, जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, कि डेयरी सेक्टर को एनकरेज करने के लिए, इंडिविजुअल को इस फील्ड में लाकर काम करने के लिए, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं तभी तो कोई आकर उसमें काम करता है। अगर किसी ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, वो 2 रुपये कमा भी रहा है और दूसरों को दे भी रहा है और देश को आगे लेकर जा भी रहा है, तो ही उस अवार्ड का कोई मतलब है और तो ही यहाँ पर उस फील्ड में आने का कोई मतलब समझेगा। इसीलिए लोग यहाँ पर आना स्टार्ट करते हैं। तो ये अवार्ड जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तीनों कैटेगरी कौन कौन सी हैं? जैसे कि बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनियस कैटल और बफेलो ब्रीड, पहली कैटेगरी यहाँ पर ये है। टेंशन मत लेना, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिल जाती हैं, जो भी बातें यहाँ पर लिखी होती हैं। तो जो हिंदी भाषी हैं वो टेंशन मत लिया करो, सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती हैं, सारी की सारी पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, यानी कि जब यहाँ पर कोई भी, जैसे नहीं गाय भैंस उनको गर्भधारण कराना होता है तो उनको आर्टिफिशियली यहाँ पर गर्भधारण कराया जाता है। या आप लोगों ने कई बार गांव में देखा होगा डॉक्टर जो आते हैं तो वो यहाँ पर आर्टिफिशियली ये काम करते हैं। और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी या फिर डेयरी फार्म जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर काम करती है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 3 श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है कंफर्म किया जाता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में लोग आकर काम करें और उसको अच्छे से और डेवलप करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं यार, पर लेकिन ये हमारे जो एक ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हैं, जैसे हमारे गांव से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को पता है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जब आप लोग जाओगे तो ग्राम को डेवलप करने की बात की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 40 हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 40 था कि कैसे हम लोग पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, वो संविधान में लिख तो दिया था पर लेकिन उनको बनाया नहीं था। फिर बनाया कब गया? जब आप लोगों को पता है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ये कब किया गया, किस ईयर में, ये आप लोगों को बताना है। तब हमारे गांव में जाके पंचायत और म्यूनसिपैलिटी शहरों में बनी ताकि लोकल गवर्नमेंट को भी लाया जा सके। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया PSLV C-54 रॉकेट, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये इसके बारे में याद रखिएगा, जो कि ओशन सेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट भी यहाँ पर लेकर चला। ठीक है, 3 ओशन सेट और 8 नैनो सैटेलाइट। तो PSLV C-54 ये इसका रॉकेट का नाम है।
प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के द्वारा अटेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल डे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया संविधान दिवस। उस दिन मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ाया था। संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन हमारे संविधान का उस दिन इंप्लीमेंट कर दिया गया था। बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो 26 जनवरी को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री जानते हैं ऐसा क्यों किया गया था? चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है, वरना फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को बाद में, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ये कभी मतलब जाती नहीं है, बार बार न्यूज़ में आती रहती है। और कोई भी न्यूज़ ना यार, देखो कई बार क्या होता है, जैसे कई सारी न्यूज़ आप लोग पढ़ते हैं तो वो रिपीट होती रहती है। जब मुझे लगता है कि कोई आर्टिकल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो कुछ दिनों के बाद में मैं भी उसको रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाए और कई सारे बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा इससे कनेक्टिविटी बन जाए। तो अगर रेगुलरली आप लोग लेक्चर सुन के चल रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कई सारे आर्टिकल रिपीट भी हो जाते हैं और कई सारे जो चीज़ें हैं बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलती है। तो इससे जो नए जुड़ रहे हैं उनको बेसिक मिल जाता है और जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो उनको बेसिकली रिवीजन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कनेक्ट करके चल सकते हैं, ये चीज़ें फील की होगी आप लोगों ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। प्रसार भारती के द्वारा 59 एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ये असेंबली हमारे देश में देखने को मिल रही है। कब से? 25 से लेकर 30 ये नवंबर तक का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की बात नहीं की जा रही है ओनली, यहाँ पर दुनिया की बात की जा रही है। एशिया और पैसिफिक की ब्रॉडकास्टिंग जो यूनियन है उसकी मीटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो हमारे देश की तो बात अकेले रह नहीं गई यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी जो एशिया पैसिफिक रीजन की होगी और हमारे देश में हो रही है तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है लोकेशन बेस, ठीक है, कि कहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिली। ई ग्राम स्वराज ऑडिट ऑनलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा गोल्ड अवार्ड जीता गया। यहाँ पर ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जो ई गवर्नेंस के तहत नेशनल अवार्ड दिया जाता है, तो ई ग्राम स्वराज ऑडिट ऑनलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत का है उसके द्वारा गोल्ड अवार्ड जीता गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बड़ा ही प्यारा सा। नेशनल मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 26 नवंबर को, ये डिस्कस किया था मैंने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया जाने जाते हैं, उनके नाम से ये अवार्ड कनेक्टेड है। तो ये याद रखिएगा, ये डे कनेक्टेड है बेसिकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे यार, दिमाग लगाओ तो ऐसा कि आपके जाने के बाद भी लोगों का फायदा होता रहे। तो ऐसा कुछ करके गए थे, मतलब मैं तो बड़ा इंस्पायर हूँ यार इनसे, मतलब दिल से रेस्पेक्ट आती है इनके लिए मेरी निकल के, कि कुछ ऐसा करके चले गए। गांव में लाखों महिलाओं को इनकी वजह से आज के डेट में रोजगार मिला और वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है ये आप लोगों से बात की मैंने यहाँ पर इसके बारे में, तो याद रखिएगा ये अवार्ड प्रेजेंट किया था फार्मर और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि उन्होंने बूस्ट किया मिल्क प्रोडक्शन कंट्री नेशनल मिल्क डे के तौर पर, ठीक है। विक्रम गोखले ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये एक टीवी एक्टर जो जिनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अभी इनकी पिक्चर दिखाऊंगा। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर भी इनको मिल चुका है मराठी फिल्म में, जिसका नाम है अनुमति। तो ये याद रखिएगा 77 की एज में ये हमारे बीच में नहीं रहे। पिक्चर है यहाँ पर, ये आप लोगों ने इनको अक्सर देखा होगा किसी न किसी पर्टिकुलर, अगर बात करूँ शायद आप लोगों ने किसी न किसी मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्क्रीन पर इनको जरूर देखा होगा, छोटी या बड़ी, आप लोग बताइए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन अवॉर्डी दीपा मलिक। यार जिंदगी में ना अगर आप लोग को मतलब मोटिवेशन चाहिए ना, तो ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में एक बार पढ़ लेना, आप लोगों की नसों में ना लहू दौड़ने लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों को बताऊंगा इनके बारे में। ये आप लोग यहाँ पर देखिए, व्हील चेयर पर बैठी हुई एक पर्सनैलिटी, और मैंने क्या बताया अभी उनके बारे में? उनके बारे में मैंने बताया पद्मश्री खेल रत्न अवॉर्डी दीपा मलिक। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, जो कहता है ना कि जिंदगी में बड़ी समस्याएं हैं, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ लिया करो। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कंफर्म किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 का, ठीक है, इनको। और ये एक तरीके से पैरा एथलीट है, यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन है पैरा एथलेटिक कैटेगरी में, और ओल्डेस्ट है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। जिनको भी आज तक मिला है वो इनसे जवानी है, तो कोई उम्र भी नहीं होती है। उन्होंने गाना सुना होगा, ना उम्र की सीमा हो तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो उम्र की सीमा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होती है, उसको निकाल फेंको, फिर देखना क्यों। अभी क्यों न्यूज़ में है, यह है निश्चय, ये मित्रा एक नेशनल एम्बेसडर बनाया गया इनको, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का अभियान इनको बेसिकली चलाने के लिए, ताकि टीबी को देश से उखाड़ के फेंका जा सके, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश की रगों में घुसी है, तो इसको निकाल कर फेंकने की तैयारी यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो दोनों पर्सनैलिटी के बारे में याद रखना। आगे चलते हैं। यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्टर के द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिले प्रोजेक्ट चल रहे हैं 243, और रेलवे के द्वारा 114 यानी कि 114। तो
तो यानी कि 243 प्रोजेक्ट तो जो डिले चल रहे हैं, जिस टाइम पर होने थे वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। किसके? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के। और रेलवे के हैं लगभग 114। तो इन्होंने टॉप किया, ये खुद गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये प्रोजेक्ट जो हैं वो डिले में चल रहे हैं। तो इनके ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से नॉर्मल जनता को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी यमन की गवर्नमेंट के द्वारा साइन की गई है डील, आबू धाबी के द्वारा बेस जो फंड है वो यहाँ पर इनको दिया जा रहा है, क्योंकि यमन वही कंट्री है जिसके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। ये मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है। तो उसी कंट्री को अभी हेल्प करने की बात की जा रही है, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, भुखमरी को वहाँ पर होने से रोका जा सके, और थोड़ा सा इंसानियत के नाते भी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये इसको आप लोग समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, जो कि यूएई के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसकी कैपिटल आप लोगों को अबू धाबी देखने को मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को दुबई में बुर्ज खलीफा देखने को मिलती है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ये सेशन है आप लोगों का जिसमें हम लोग छोटू कौन बनेगा करोड़पति आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि छोटू सेशन कौन बनेगा करोड़पति। बात की जा रही है पेयर के बारे में, और बात की जा रही है यहाँ पर कंट्रीज़ के बारे में, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो बोला यह जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो पार्ट है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर इंडिया, पहली स्टेटमेंट है। दूसरे में चाइना, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तीसरे में मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल। चौथे में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और मेडागास्कर। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। G20 के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तो ये क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑलरेडी G20 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है टाइफॉइड के बारे में। जो टाइफॉइड की जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है? वायरस ए, बैक्टीरिया बी, वोम सी, प्रोटोजोआ डी। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती रहती है देश के अंदर में। तो इसका ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्लिक्स मॉस्किटो या फिर एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो। सही आंसर क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, जो ये मच्छर है ये बेसिकली किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसका ब्लड लेकर चलता है और फिर दूसरे इंसान को काटता है, तो वहाँ से ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी मच्छर की हेल्प से आप लोगों को फैलती हुई नजर आती है। तो इसलिए कहते हैं कि आसपास में गलत जो पानी है, गंदा पानी या फिर पानी नहीं भरना चाहिए, साफ पानी में बैठने के बाद, ठीक है, तो उसको पानी को ढक कर रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बातें होती है। बात की जा रही है N1H1 वायरस के बारे में। बोला गया कि मेंशन रहता है कई बार न्यूज़ में, किससे रिलेटेड है ये डिजीज़? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या फिर यहाँ पर स्वाइन फ्लू। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। इसका तो आंसर यार आप लोग दे ही दोगे, इतनी बार डिस्कस की हैं चीज़ें। आगे चलते हैं, सी सेट के बारे में क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। 4 ऑप्शन है, फिर इसका आंसर बताइएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन 1 मिलता है सी सेट का, पर लेकिन अगर एक भी 365 दिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो सोच सकते हो कि कई सारे क्वेश्चन आप लोग हो जाते हैं। और बाकी जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो आप लोगों का ऐसे कवर हो जाता है कि डेली आप लोगों को आर्टिकल दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम पर मैं पोस्ट करता हूँ। तो एक एटलीस्ट एक आर्टिकल आप लोग रेगुलरली पढ़ते रहो, जिससे आप लोग की एक रीडिंग स्पीड बनी रहेगी। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी, पेपर को कवर करने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस जरूर कीजिए अगर रियलिटी में आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो। बात की जाती है यहाँ पर इब्रो रिवर के बारे में। तो इब्रो रिवर जो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखेंगे, ऊपर है यहाँ पर फ्रांस, नीचे आप लोगों को स्पेन नजर आ रहा होगा। तो स्पेन के अंदर में ये रिवर है जो कि जाकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पानी में गिर जा रही है। अब ये पानी कौन सा है? ये पानी है मेडिटेरेनियन सी। तो ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा बेसिकली। तो कई बार आप लोगों से कोई कंट्री जैसे स्पेन अगर न्यूज़ में आ गई तो वो स्पेन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो कि ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप लोगों ने बार्सिलोना के बारे में कई बार सुना होगा, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है बताइए। मैड्रिड इसकी कैपिटल है, इधर पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल है। पुर्तगाल की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं हमारा देश खोजा था उन्होंने। खोजा क्या था? हम लोग पहले से ही थे, भाई तुमने क्या खोजा था? तुम तो आके यहाँ पर लोगों को रास्ता बता गए कि आ जाओ लूट लो यहाँ पे। 930 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो रिवर है जाकर कहाँ पर गिरती है? ये मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर जाकर गिरती है। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो कोई भी कन्फ्यूजन इसके बारे में हो तो पूछ लेना, बाकी ये सारी डिटेल हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के सामने ही है, तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक बार जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं उनके आंसरों से आप लोगों को वाकिफ़ करा दूं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे बेसिकली जो हमारा वोकैबुलरी वाला सेक्शन, जो कि आप लोगों का फेवरेट सेक्शन होता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर वोकैबुलरी में तो मज़ा आ जाता है। मैंने कहा अच्छा जी चलो सही है, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, अगर ये 8 देशों के नाम आप लोगों को पता है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों एक साथ में देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा याद रखना एक साथ में भूटान और नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान, भूटान और नेपाल का एक ग्रुप हो गया यहाँ पर, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के साथ में श्रीलंका को भी देख लेना, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो श्रीलंका और बांग्लादेश, ठीक है। ये दोनों इंडिया की बगल में बेसिकली बराबर में जुड़े हुए देश हैं। इधर आप लोगों को फिर देखने को मिलेगा अफगानिस्तान और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मालदीव। तो टोटल मिलाकर ये 8 देश हैं जो कि यहाँ पर नजर आते हैं। तो आंसर तो इसका ये हो गया, ना तो इसमें चाइना है, ना इसमें म्यांमार है और ना ही इसमें मेडागास्कर है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो 8 देशों के नाम एटलीस्ट आप लोगों को इनका पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं और एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि यार ये तो इंसान को पता ही होगा, क्योंकि एक तो हमारा कंट्री का दबदबा है इसके अंदर में, क्योंकि हम ही यहाँ से सबसे ताकतवर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ऊपर से पाकिस्तान की और चाइना की वैसे ही न्यूज़ में भी आता है। साग जो है वो दुनिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा, टोटल जो आज की डेट में जो टोटल एरिया है, लैंड एरिया, दुनिया का 21% लैंड एरिया जो है वो साग के हिस्से में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, सॉरी 21% पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग याद रखें। यहाँ पर पॉपुलेशन के मामले में बात करें, जीडीपी के मामले में, हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा फिक्स नहीं है, जो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा दुनिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, अगर ये आप लोगों से पूछ जाए तो आंसर यहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम आप लोगों को पता है किसी को? चलिए तो आप लोग जी हाँ टाइफॉइड, ठीक है, रट लिया, बैक्टीरिया की वजह से हो गया। सामने वाला इंसान है वो लगा कि यार बैक्टीरिया तो सब रटे बैठे होंगे, कुछ अच्छा पूछता हूँ, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम बता दो आप लोग, चलो फिर बोलोगे क्या आ गया रे। तो बैक्टीरिया यहाँ पर, बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर साल्मोनेला, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नाम है यहाँ पर साल्मोनेला। तो ये आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलेगा जब आप लोग पीपीटी डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी डिटेलिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है और ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती हैं और फिर आती हैं और फिर ये एक ऐसे इंसान को काटती है जिसको नहीं है बीमारी और उसको भी एक गिफ्ट में दे देती हैं। इसलिए कहते हैं मच्छरदानी का इस्तेमाल कर लिया करो, बहुत मच्छर हैं आज के डेट में यार, कहानी ख़राब कर देते हैं। कई बार तो मैं ना पढ़ाता रहता हूँ, कान में करते जाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है भाई साहब, आ जाओ, सुन लिया तुम्हारा गाना। H1N1 जो है ये मेंशन करता है किसके बारे में, बीमारी के बारे में, तो बताइए स्वाइन फ्लू के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, N1H1 जो बीमारी। क्वेश्चन का आंसर है डी। यहाँ पर आप लोगों के सामने इसका एक्सप्लेनेशन भी है, देख सकते हैं, और ये रिवर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वोकेबलरी के बारे में। 5 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आप लोगों को नॉर्मली जानने को मिलेगी, बाकी और भी बहुत सारी हैं, जैसे सिनोनिम और एंटोनिम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर लिखना चाहते हैं कुछ तो भी इंपॉर्टेंट है, एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसलिए कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 शब्द डेली आप लोगों को वोकेबलरी के नए सीखने चाहिए। पहला शब्द आप लोगों के सामने यह है कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है नियम, कोई भी तरह की डील, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट या किसी तरह का कोई सेटलमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं, या किसी चीज़ को, डील का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग करना, ठीक है, यानी कि तुम मुझे ये दे दो मैं तुमको वो दे दूंगा। तो इस तरीके से कोई एग्रीमेंट जिस पर जाकर रुक जाते हैं कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, तो एक नियम बन जाता है कि ठीक है इसको ऐसे फॉलो कर लेते हैं, तो वो होता है कोविनेंट। तो ये टर्म कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखी होगी, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर परनीसियस, ये होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव। जैसे कि अगर आज की डेट में आप लोग एक चीज़ देखेंगे, जिस तरीके से सर्दी आनी स्टार्ट होती है लोगों के वेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर रेगुलरली आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हानिकारक शब्द जो है वो नहीं, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो ये हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव भी आप लोग बोल सकते हैं। तो परनीसियस, तो ये शब्द है काफ़ी इंटरेस्टिंग। गाना सुना है, आज ब्लू है पानी पानी, यहाँ पे है आज नमकीन है पानी पानी, तो इसको बोलते हैं ब्रैकिस। आप लोगों ने सुना ब्रैकिस वाटर की झील, तो वो सादे खारे पानी की झील नॉर्मली आप लोग सुनते हैं,
तो ये सोल्टी या फिर सोलिन, इसको इस तरीके से सोल्टी वाटर भी आप लोग बोलते हैं। तो ये है बेसिकली। इसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश है भाई, ताजा माल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट शब्द भी आप लोगों के साथ में सेंटेंस सबके ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों के टाइम के ऊपर डिपेंड है, जैसा भी सुटेबल लगे। डायलॉग सुना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो डिस्ट्रेस असावधान, यानी कि जब भी आप लोग सावधानी के साथ में काम नहीं करेंगे तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये याद रखते हैं कि इन अटेंटिव होना किसी चीज़ में, नहीं एक तरीके से इंसान जो है बस हम मजे में चल रहा है, पीछे से आगे कोई ठोक के चला गया, पर लेकिन जो अलर्ट है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उन्हीं लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, या तो जो बिल्कुल चलाना नहीं जानते हैं गाड़ियाँ, या फिर बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि उनको एक और कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हमेशा अपने सेंसेस में रहें, अगर ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को भी एक सही डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। कई सारे लोगों के खिलाफ कई सारी कंट्रोवर्सी होती हैं, तो उस कंट्रोवर्सी का तुरंत जवाब देना उसको कहते हैं रिपोस्ट, यानी कि प्रतिकार करना, एक तरीके से क्विक या क्लेवर रिप्लाई करना किसी इंसल्ट या फिर क्रिटिसिज्म का। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि गलती को मान के न बैठ जाना। हालांकि क्रिटिसाइज तो कई सारे लोग करेंगे, पर आप लोग क्या अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं? क्योंकि लोग अक्सर तुम्हारे ऊपर लांछन लगाने के लिए तैयार रहेंगे जैसे ही तुम सही पोजीशन पर पहुंचोगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दिस। ये भी एक कला है, जैसे चित्रकला है ना, चित्रकला चित्रहार, ठीक है, सुना है ऐसे ये भी एक कला है। ये भी आप लोगों को कम से कम लाइफ में आनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। तो पता होना चाहिए कि अगर कोई कीचड़ फेंके तो उसको कैसे साफ करना है। बाकी कल के जो क्वेश्चन पूछे थे वो उनके आंसर कई सारे बच्चों के द्वारा काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं, मैंने पिन कर दिए हैं, जिसके जो आंसर थे जो आप लोग मैच कर सकते हो। काफ़ी अच्छे आंसर दिए थे खुशी ने, वो मैं पता नहीं यार, मैं लगाना आज फिर मतलब पता नहीं सेव नहीं हुआ, ये मैं लगाता तो हूँ, पता नहीं सेव नहीं हो पाया। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने बात की थी और कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात की थी, और इनके बारे में अभी मैंने 26 नवंबर वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में सारी बातें डिस्कस की थी कि किस तरीके से इनके द्वारा संविधान जो है वो क्रिएट किया गया था और कैसे कैसे अपनी लाइफ को लेकर चले। तो ये भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यहाँ से आप लोगों को ये पता चलता है कि पढ़ाई आप लोगों की लाइफ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी पिक्चर जो है वो आप लोग अपने सामने लगा सकते हो। ये भीमराव अंबेडकर जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इतनी सारी पर्सनैलिटी हैं यार देश के अंदर में, उनकी पिक्चर सामने लगाओगे ना, भगत सिंह जी की फ़ोटो लगा लो अपने सामने, ठीक है, एक क्रांतिकारी वाला जोश आप लोगों का रहेगा। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये शायद मैंने पहले भी शेयर की होगी। जिस दिन मैंने पहली बार भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा था, और मतलब मैंने जब उनके बारे में पढ़ा ना, और पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि 23 साल की उम्र में इंसान जो है इतना कुछ करके चला गया, मुझे अपने ऊपर ना शर्म आने लगी थी। मैंने कहा यार हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक कुछ नहीं किया, वो वाली फीलिंग आने लगी थी, समझ रहे आप लोग। तो ये वाली कंडीशन है यार। तो ज़िंदगी में ये वो लोग होते हैं जो आप लोग कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेंगे जो कि एक लीडरशिप की क्वालिटी होगी वो। तो आप लोग बहुत कुछ इनसे सीख सकते हैं यार, ये पर्सनैलिटी जो है, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमको एक आज़ादी दी है सोचने की अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो उसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। इतनी शानदार देश में हो कि इतनी शानदार संविधान है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी मिली हुई हैं, तो हमेशा अच्छी चीज़ें देखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो अच्छे बच्चों की तरह। ओके, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन ज़रूर बताना, कोई डाउट चिंता परेशानी हो तो पूछ लेना यार, और बाकी PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, तो फीडबैक जरूर दे देना। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो जोश ठीक है ना, ठंडा तो नहीं हुआ, ठंडा नहीं होने देना, ओके, आखिरी दिन को निचोड़ लेना है।